तो बच्चों देखिए अब आपका दिस इज मई जून। तो देखिए कैम्ब्रिज ओ लेवल्स का दिस इज जीसीई ओ लेवल वालों का केमिस्ट्री का थ्योरी पेपर है विद दिस कोड। और मई जून 2024 1 hour 45 minutes का ये पेपर। तो अब ये इंस्ट्रक्शंस ना आप लोगों ने लाजमन जरूर हर बार पढ़नी है। एक तो वो कहता है कि आपने आंसर ऑल क्वेश्चंस करने हैं। यूज अ ब्लैक और डार्क ब्लू पेन, यू मे यूज BHB pencil for graphs. Write your name, center number, candidate number in the boxes. Write your answer to each question in space provided. Do not use erasable pen or correction fluid. Do not write on any barcodes. You may use a calculator. You should show all your working. Information ये है कि 80 मार्क्स का पर्चा है। The number of marks for each question are shown in the brackets. Periodic table कहता है at the end दिया हुआ। तो हम जरा इस सवाल के पहले आप देखिए, जैसे आप लोगों ने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में तो उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी आप लोग कह रहे थे कि जी इसमें मेनली मसला है। देखिए वो कहता है एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 reacts with water to form methane CH4 and aluminium hydroxide. Construct the symbol equation for this reaction. तो अब इसमें तो सब बताया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। जरा 2 के पार्ट सी पे जाते हैं। तो देखिए 2 का पार्ट सी जो है, अब ये सारी देखिए डायरेक्ट नोट्स में की हुई बातें, उम्मीद है कि चीजें रिवाइज भी होती हैं और मार्क स्कीम से भी हम देख के चीजों को हेल्प आउट समझ में आ रही होंगी। तो अब जरा देखिए इसके 2 का जो सी पार्ट 3 आप कह रहे थे, तो 2 का सी पार्ट 3 में व्हाट इज इट से। अच्छा अब देखिए 2 का सी पार्ट, जो सी पार्ट 3 तो है ही नहीं, ये 2 का सी पार्ट 2 तो नहीं कह रहे। जरा काइंडली बताइएगा 2 का सी पार्ट 2। अच्छा अब ये है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स के बारे में सवाल। आप सबको याद है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हमने कैसे सीखे थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए। मैं आपको एक रिकॉल देता हूं पहले, ताकि ये बात आपको याद भी आए। देखिए आप सबको ये बात पता था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जितने भी थे उनमें पढ़ा था ना कि हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड्स फॉर्मेशन is greater than the energy absorbed in bond breaking। याद है? तो एनर्जी रिलीज्ड जो है वो ज्यादा थी देन एनर्जी एब्जॉर्ब। तो मैंने आपको इसका याद है एनर्जी प्रोफाइल की प्लेटफॉर्म्स को याद करने के लिए ना एक बड़ा आसान सा तरीका बताया था। ठीक है जी, बिल्कुल। एक मिनट, मैं वैसे एक बात पहले सिर्फ आपको एक रिकॉल दे रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोई भी हो, उसमें मैंने आपको याद है एक एग्जांपल दी थी कि ऐसे सपोज रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। वो मिसाल याद है कि इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का प्लेटफॉर्म्स किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है ये कैसे पता चलेगा। ये मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि सपोज रिएक्टेंट्स के पास 100 रुपए, तो जब ये एनर्जी रिलीज कर देंगे, सपोज 20 रुपीज इन्होंने रिलीज कर दी, तो बताओ प्रोडक्ट्स के पास कितने रुपीज रह गए। एक वैसे मिसाल दी थी, जस्ट एन एग्जाम्पल टू लर्न कि एनर्जी प्रोफाइल में कौन सा प्लेटफॉर्म ऊपर कौन सा प्लेटफॉर्म नीचे रखेंगे। कोई इशू हुआ तो जरूर पूछिएगा मुझसे, मैं रिकॉल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स के पास 100 रुपया है और 20 रुपया रिलीज हो गया, तो फिर प्रोडक्ट्स के पास 80 रुपीज बच गए। ये मिसाल याद है? तो फिर इससे हमने ये बात याद रखी थी कि अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो देखो रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा अमाउंट है, प्रोडक्ट्स के पास ये कम। तो एक्सोथर्मिक्स का एनर्जी प्रोफाइल ऐसा बनता था कि ये रिएक्टेंट्स थे और ये प्रोडक्ट्स थे। रिकॉल हो रहा है? और एंडोथर्मिक में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि देखो एंडोथर्मिक में आप यूं समझ लें कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स के पास अगर 100 रुपए 100 रुपीज, तो एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, सपोज 20 रुपए 20 रुपीज एब्जॉर्ब हुए, तो प्रोडक्ट्स के पास 120 रुपीज नहीं हो जाएंगे। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल ये था कि देखिए रिएक्टेंट्स का प्लेटफॉर्म नीचे है और प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म ऊपर है, और ये हमारा इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो जरा इसको यस करो,
आपको ये बात एक क्विक रिकॉल इसका टेक्निक याद है? तो अब जब ये चीज उसने कही तो ये था वो टेक्निक टू रिमेम्बर कि एक्सो एंडो क्या है, क्योंकि याद है मैंने अपने सीआई में आपको बताया था कि मुझसे ये मिस्टेक हुई थी। हालांकि पढ़ा पढ़ा के ये बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर टेक्निक से फायदा ये होता है कि कभी ना आप केयरलेसनेस नहीं करते हो, याद रहती है। तो ये एक एग्जाम्पल थी, इसको ना ज्यादा इन डेप्थ ना सोचें, बस ये एक क्विक टेक्निक था याद रखने का कि अगर रिएक्टेंट्स के पास 100 रुपीज है, एक्सो में 20 रुपया मिसाल रिलीज हो गया, तो प्रोडक्ट्स के पास 80 रह गए। तो अब रिएक्टेंट्स का हायर प्लेटफॉर्म होगा और प्रोडक्ट्स का लोअर प्लेटफॉर्म होगा, ये आपके पास यूं आ जाएगा। एंडो में क्या होगा, सपोज रिएक्टेंट्स के पास 100 रुपीज थे, 20 एब्जॉर्ब हुए, तो अब 120 प्रोडक्ट्स के पास आ गए, तो रिएक्टेंट्स का प्लेटफॉर्म नीचे और प्रोडक्ट्स का ज्यादा अमाउंट है तो वो हायर हो जाएगा। तो ये बात अगर आपको याद है, तो इसने इधर अब क्या पूछा है देखो, कहता है द इक्वेशन फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन इज शोन। अब हमने याद है ये एग्जांपल्स डायरेक्ट नोट्स में लिखी हुई भी हैं कि कंप्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए कि कंप्लीट कंबस्शन, किसी भी कंपाउंड की कंबस्शन is an example of which reaction? It is an example of exothermic reaction. याद रखिएगा कि ये मिसाल है किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। बिल्कुल सही है, क्योंकि कंबशन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ये मिसाल है। अब सोचो कि अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, तो वो कहता है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इसने खुद बता भी दिया। और कहता है एक्सप्लेन आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाई इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो मैंने आपको इसमें याद है बताया था कि इसमें फिक्स 3 बुलेट पॉइंट्स थे कि किसी रिएक्शन का अगर वो पूछे कि बताओ व्हाई इज दिस, एक्सप्लेन, कहता है यूजिंग आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिमेंबर आई टोल्ड यू ये बड़ा रिपीटेड सवाल आता है, लेकिन इसकी पूरी बात आपने लिखनी है कि देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग, हमने इसमें ये कहा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग एक एंडोथर्मिक अमल है। तो ये इस फ्रेज का एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है। अब इस फ्रेज का ये जो पहला बुलेट पॉइंट है, इस तक आपको 1 मार्क मिलेगा। सी, इस पूरी बात का तो आपने तो अब से एग्जाम में याद है गिवन स्पेस में रहना है, बाहर नहीं जाना, और टू द पॉइंट मार्क स्कीम वर्डिंग्स को प्रेफर करना। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सो, इस फ्रेज का वो ऐसे हाईलाइट करके, कभी आप चेक्ड वर्जन्स देखें ना पेपर्स का, कोई चेक्ड वर्जन मंगवा के, तो उसमें आप देखोगे कि उसने ना ऐसे अंडरलाइनिंग की होती है और ऐसे टिक मार्क 1 नंबर लिखा होता है। तो दूसरा मार्क तो यहीं से हम अपना बुलेट पॉइंट फुल स्टॉप के बाद शुरू करेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सो। सो द, अब अगर एक रिएक्शन ओवरऑल एक्सो है, इसका मतलब है कि बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन में, प्रोडक्ट्स की बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है। देखो ना वो डेल्टा एच का फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? मैं इधर 1 मिनट आपको जरा रिकॉल इसका भी फुल थॉरो देता हूं कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय reactants in bond breaking, energy absorbed by reactants in bond breaking, डेल्टा एच का फॉर्मूला याद है, बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस एनर्जी रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बाय प्रोडक्ट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो एक पूरा डेफिनेशन, सॉरी फॉर्मूला था, इसको हमने ऐसे समझ के देखा था। जरा देखिएगा, मुझे ये बताएं, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट्स इन बॉन्ड ब्रेकिंग, ये पॉजिटिव फैक्टर होता था, याद है, दिस यूज्ड टू बी अ पॉजिटिव अमाउंट, एंड प्लस एनर्जी रिलीज जो थी ये हमारी नेगेटिव अमाउंट होती थी। तो एक बात बताएं, अगर इसका ओवरऑल आंसर एंड पे नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर जो है वो स्मॉलर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव फैक्टर जो है वो स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए, और जो एनर्जी रिलीज्ड है, यानी जो नेगेटिव फैक्टर है, जो नेगेटिव फैक्टर होता है ना एनर्जी रिलीज के साथ, हम याद है कैलकुलेशन करके माइनस का साइन लगाते थे, ये जो फैक्टर है ये क्या होना चाहिए, ये बिगर वैल्यू होनी चाहिए। तो तभी मुझे बताओ ना कि अगर पॉजिटिव फैक्टर स्मॉलर होगा, नेगेटिव फैक्टर बिगर होगा,
तो ओवरऑल आंसर जरा टाइप करके बताइए, ओवरऑल आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये आपका पॉजिटिव फैक्टर है, स्मॉलर होगा, और एनर्जी रिलीज्ड बाय बॉन्ड फॉर्मेशन ये नेगेटिव होगा, तो जाहिर है ये बिगर फैक्टर होगा, तो आपका ओवरऑल आंसर एंड पे नेगेटिव ही नहीं निकलेगा, डेल्टा एच का आंसर। और डेल्टा एच का आंसर अगर नेगेटिव निकले तो फिर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही नहीं होता। तो हमने ये कहा कि जी, चूंकि ये उसने कहा ना कि बताओ ये रिएक्शन एक्सो क्यों है, तो पहले बताना है बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, सो द एनर्जी रिलीज्ड, अब नेगेटिव फैक्टर बड़ा होगा इसीलिए एक्सो निकला, एनर्जी रिलीज्ड इन bond formation of products, energy released in bond formation of products will be what? Products will be greater than, मैंने थोड़ी राइटिंग बड़ी कर दी है, जरा इसमें टैब पे असल में मैनेज करना थोड़ा ऐसा होता है, आप इसको खुद भी छोटा मोटा कर सकते हो वैसे। विल बी ग्रेटर दैन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, लेकिन गिवन स्पेस से बच्चों नीचे नहीं जाना, एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट्स इन बॉन्ड ब्रेक। ये पूरा 2 बुलेट पॉइंट्स इसके बनते थे, ठीक है, 2 मार्क्स इस बात के वो दे रहा। तो पहला नंबर इस फ्रेज का है कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सो, सो द एनर्जी, दूसरा ये पहला मार्क हो गया। और दूसरा मार्क है सो द एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट्स इन बॉन्ड ब्रेकिंग, ये दूसरा मार्क। तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए अगर आप इसके वैसे मार्किंग स्कीम से पॉइंट्स भी देखें, तो मैं एक मिनट जरा मार्क स्कीम सामने खोल के रखी हुई है ताकि ये बातें आपको पता हो कि फ्रेज बाय फ्रेज। आई होप बच्चों आपने मार्किंग स्कीम से मैचिंग लाजमन की है, उसके बगैर प्लीज मत कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे उसने फ्रेज यूज किया है, आप अगर इसकी फ्रेजिंग को देखें तो उसने ये कहा है कि देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, ठीक। तो मोर एनर्जी रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब। अब इसने तो देखो एक फ्रेज आपको दे दिया, लेकिन हमने इसके साथ पूरी कार्रवाई लॉजिकली सीखी भी है, समझी भी। जरा यस करो, ये कॉन्सेप्ट या ये एफएक्यू 2 मार्क का लाजमन हर ईयरली में आपने नोटिस किया होगा, ये आ रहा है ना, तो ये एक जरूरी सवाल होता है, ये आपको आना चाहिए। चलिए अब आओ जरा इसके अगले पार्ट जिसका आप मसला कह रहे थे। अब देखो मुझे एक बात बताओ, कहता है कंप्लीट करो इसमें, कंप्लीट द reaction pathway diagram in figure 2.1 for the complete combustion of methane। मुझे ये बताएं, हमें ऊपर पता लग गया ना कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंबस्शन कोई भी हो एक्सोथर्मिक है, उसने खुद भी बता दिया, उसकी लॉजिक भी पूछ ली हमसे। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी नोट्स में, अगर आपको याद हो, कि देखिए आपको ना ये बोले या ना बोले कि जी ये सारी चीजें दिखाओ, आपको कहा गया था, याद है, कि यू स्टिल हैव टू शो ऑल दीज थिंग्स। एक तो वो कह रहे हैं कि लेबल करो रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट्स को, एंथैल्पी चेंज को, डेल्टा एच को और एक्टिवेशन एनर्जी को। तो सबको याद है ना कि हमने इसको कैसे ड्रॉ करना सीखा था। देखो अब ये कुछ फिक्स सवाल हैं आपका, अब ये प्रोफाइल डायग्राम लाजमन आता है, एक सवाल इसका लाजमन इस तरह से वो पूछ रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने इसमें अब रिएक्टेंट्स को लेबल करना है। पहले तो ये बताइए एक्सोथर्मिक है ना, तो एक्सो में रिएक्टेंट्स के पास 100 रुपीज है, मिसाल 20 रुपीज रिलीज हो गए, तो प्रोडक्ट्स के पास 80 रुपीज बच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एनर्जी प्रोफाइल में रिएक्टेंट्स का प्लेटफॉर्म कहाँ होगा? देखिए रिएक्टेंट्स का प्लेटफॉर्म इधर है, ऐसे आप एक फ्लैट लाइन बना दोगे और प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म यहाँ बना दो, और इनको आप ऐसे करके जोड़ देंगे एक इस तरह की कर्व के साथ, ठीक है। लेकिन अब उसने कहा था, देखो वो ना भी कहता तो आपने लेबल करना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। याद है मैंने आपको बताया था कि अगर ये किसी स्पेसिफिक रिएक्शन की बात कर रहा है, अगर ये किसी स्पेसिफिक रिएक्शन की बात कर रहा है, तो फिर इन रिएक्टेंट्स को एग्जैक्ट ये फॉर्मूला की शक्ल में अलोंग विद दीज बैलेंस्ड फिगर्स उसके ऊपर लिख के दिखाना। तो अब देखो इस मीथेन की कंबशन में रिएक्टेंट्स कौन कौन है, एक मीथेन है और एक 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा ऐसे करके,
कि देखिए ये आपके पास मीथेन आ गया प्लस 2O2, ऐसे इसको मेंशन करना मस्ट होता है फिर। लेकिन अगर ये कोई जनरल रिएक्शन जनरली कहता है एक्सो का एनर्जी प्रोफाइल बनाओ, तो फिर हम इधर क्या लफ्ज लिखते, इधर फिर हम रिएक्टेंट्स का लेबल लिखते। लेकिन अब इधर तो रिएक्टेंट स्पेसिफाइड है ना रिएक्शन, तो फिर उसको लेबल करना मस्ट होता है। इन चीजों के देखो नंबर कटते हैं। वैसे किस किस ने इसको लिखते हुए ये रिएक्टेंट्स लिखना भूल गया था वो, तो देखो फिर इसके मार्क्स कटते हैं। बिल्कुल ठीक है, बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी मसले मसाइल हैं ताकि फिर क्लियर हो। अच्छा इसी तरह बताइए प्रोडक्ट्स कौन कौन है। प्रोडक्ट्स इसमें याद रखें CO2 प्लस 2H2O। याद है मैंने क्लास में बताया था कि हमेशा स्पेसिफाइड रिएक्शंस के केस में फिर आपने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स यहां लेबल करने हैं। तो अब इसमें CO2 प्लस 2H2O ये आपके पास ऐसे करके यूं लिखा आ रहा है, तो CO2 प्लस 2H2O ऐसे करके यूं आ रहा है। अच्छा अब मेरा अगला सवाल क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये था कि ये CH4 प्लस 2O2 और ये CO2 प्लस 2H2O ये बन, तो अब इसकी वो लगाकर हमें पता है अब एंथैल्पी चेंज एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच आपको मालूम है ना माइनस होता है। तो मैंने आपको क्या चीज है किसमें बताई थी, याद है कि इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि इधर से एक लाइन यूं खींची डॉटेड, इसी फ्लो में एक लाइन यहां से खींची डॉटेड, ठीक है, ये दो लाइनें को ऐसे प्रोसीड करके अब क्या करने वाले हैं जरा अब ये देखिए कि देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें एरो डेल्टा एच चूंकि नेगेटिव है, तो रिएक्टेंट्स प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स तक का ये एरो तो इस डिफरेंस को हम कहेंगे, लेकिन एरो डाउनवर्ड पॉइंटेड होगा या अपवर्ड? यस, एरो डाउनवर्ड पॉइंटेड होगा बिकॉज डेल्टा एच नेगेटिव है। याद है मैंने इसमें बताया था कि जैसे थम्स डाउन एक नेगेटिव होने की निशानी है, यानी कुछ लूज हुआ, कुछ रिलीज ज्यादा हुआ, तो डेल्टा एच का एरो इसके नंबर है और आपने डेल्टा एच की लेबलिंग यहां ऐसे लिख लेनी। अच्छा अब एक बात याद रखना, अगर इस डेल्टा एच की वैल्यू भी दी होती तो वो वैल्यू भी हम यहाँ माइनस समथिंग जो भी दी होती किलो जूल पर मोल उसको मेंशन करते। बट इस सवाल में आई थिंक कहीं दी भी नहीं है डेल्टा एच की वैल्यू, तो बस फिर हम सिर्फ इसके डेल्टा एच का लेबल लगाएंगे ऐसे। बट एरो का ख्याल रखना कि एरो इसमें डाउनवर्ड हुआ करेगा। जी अगर एंडो होता तो फिर बिल्कुल सही है, फिर एरो अपवर्ड लगाते, क्योंकि डेल्टा एच एंडो का पॉजिटिव होता है ना, तो होगा यही स्पेसिंग, बट फिर आप एरो को ऐसे अपवर्ड कर देते। तो एक्सो में डेल्टा एच का एरो डाउन, एंडो में एरो अप। एक्सो माइनस को कहते हैं, एंडो प्लस को कहते हैं, क्योंकि एक्सो में रिलीज हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है जिसम से, और एंडो में ऐड हो रहा है। तो ये मिसालें इस तरह। तो ये चैप्टर ना बड़ा हालांकि लोगों को मुश्किल लगता है, बट आई होप आपने जब सीखा था तो बहुत आसान लगी बातें इनकी, क्योंकि टेक्निकें बनी हुई हैं जो छोटी छोटी भूल जाती हैं अक्सर बंदे को वो। अच्छा बताओ इसमें क्या मिसिंग है, व्हाट इज मिसिंग ऑन दिस डायग्राम। इस डायग्राम पे अगर आप गौर करो ना, तो एक चीज मिसिंग चल रही है, वो है, हाँ ठीक है, अगर आप इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को ऐसे लेबल भी कर देते हो तो ठीक है लफ्ज लिख के, लेकिन रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को एक्चुअली आपने मेंशन करना है जब भी स्पेसिफाइड रिएक्शन होगा। जैसे देखो ये रिएक्शन, इसमें हमें स्पेसिफिकली पता है रिएक्टेंट्स ये हैं, प्रोडक्ट्स ये हैं, तो अलोंग विद देयर बैलेंस्ड फिगर्स, देखो ना मैंने अब CH4 प्लस 2O2 ये लिख दिए और CO2 प्लस 2H2O ये लिख दिया, ठीक। अच्छा स्टेट सिंबल्स भी अगर उसने यहां दिए होते तो अच्छी बात है, वैसे आप स्टेट सिंबल्स अपनी तरफ से लिख लिया करो, एक आदत रखो, वो अक्सर आजकल रिसेंट ईयर्स में इग्नोर मारता है इसको, लेकिन आप इसको लिखा करें कि ये गैस थी, ये भी गैस ही प्रोड्यूस होगी। स्टेट सिंबल्स, बैलेंसिंग, करेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हर चीज लिखो। जी कोई मसला नहीं, इसको आप बेशक ज्वाइन ना करें, और कर दें तो ये अच्छी बात है कि मार्किंग स्कीम में अब इसको अपडेट कर लेते हैं जरा, कि इस रिएक्टेंट्स वाले को आप ऐसे जोड़ दो, बेशक उस वाई एक्सिस के साथ इसको जोड़ दो, ना जोड़ो कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, ठीक। बट ये प्रॉपर किस्म का आपने इसमें लिखना है। और एक और चीज भी एहतियातन, आप फिलहाल इसको लिख रहे हो ना डेल्टा एच, तो बस आप खाली डेल्टा एच इक्वल टू माइनस ये लिख दो, बिकॉज ताकि पता हो कि डेल्टा एच इधर, ये मैंने इक्वल टू का साइन डाला है, तो डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये माइनस में आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ सबको?
बट एक चीज इसमें मिसिंग है, वो क्या थी? वो एक्टिवेशन एनर्जी याद है रिएक्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से हमेशा पीक तक, याद है बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं जो रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं। तो ये हमेशा रिएक्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है, पीक तक, इस पीक ऑफ द कर्व तक जाती है। लेकिन जरा जवाब देना, एक्टिवेशन एनर्जी का एरो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक, हमेशा अपवर्ड होगा। बिकॉज बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद है, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स ऑलवेज टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। तो जब रिएक्टेंट्स ने इस एनर्जी को इनिशियली एब्जॉर्ब ही करना है, तो फिर प्लस फैक्टर है ना ये, तो प्लस फैक्टर को हमेशा एरो वाइज हम अप दिखाते हैं। तो इस देखो, इस एक छोटे से मिसाल टॉपिक से समझो पूरा वो एक्सो एंडो का चैप्टर आपका रिवाइज हो गया। और अगर इसी तरह बच्चों अब एंडोथर्मिक वाला कार्रवाई लिखने को बोले तो कर सकते हो। तो देखो जैसे मिसाल अब इस पेपर में एक्सो का आया ना, एन मुमकिन है आपके पर्चे में कल एंडोथर्मिक वाला प्रोफाइल बनवा ले। तो इस तरह वो कभी एक ईयरली के पैटर्न पे गौर करो ना, एक में एक्सो एक में एंडो, ऐसे चलता रहता है। लेकिन दोनों आने चाहिए, बात तो ये है कि एट द एंड तो क्लियर करना है दोनों। तो आप जरा देखिए इसका मार्किंग स्कीम में देखते हैं, हमने कुछ चीज स्किप अगर तो नहीं की हुई ऐसे, तो मार्क स्कीम देखिए आपको इसलिए बड़ी हेल्पफुल चीज है। उसने नंबर किस किस बात के दिए हो जरा देखो। इसने CH4+2O2, इधर CO2+2H2O, डेल्टा एच का एरो डाउन और डेल्टा एच लिखा हुआ और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लेकिन मैंने एक चीज सॉरी वो बातों में भूल गया कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इधर आपने लेबल करना है। तो यहां पर इसको यूं लिख देंगे EA, क्योंकि देखो इसने बताया हुआ है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ऐसे EA करके लिखो। ठीक है, तो अब मार्क्स उसने देखें क्या दिए हुए, वो कहता है प्रोडक्ट्स टू द राइट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट्स उसने कहा है कि टू द राइट ऑफ रिएक्टेंट्स दिखाएं, एंड रिएक्टेंट लेवल अबव प्रोडक्ट लेवल। तो देखो रिएक्टेंट लेवल अबव प्रोडक्ट लेवल ही है, रिएक्टेंट ऊपर है, उसका वो टेक्निक बताया। एंथैल्पी चेंज शोन एज डाउनवर्ड एरो एंड लेबल्ड एज एंथैल्पी चेंज। तो कहता है फिर एक नंबर दो, और M3 का मतलब Mark 1 Mark 2 Mark 3। फिर कहता है एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉन मैक्सिमम ऑफ एनर्जी हम्प विद एन अपवर्ड एरो एंड लेबल्ड। तो कहता है इसको एक नंबर दो। फिर तो अपने पेपर्स को ना बिल्कुल लाइक एग्जामिनर्स चेक किया करें, बड़ा बंदा सीखता है। मार्क स्कीम से जरा फीडबैक शेयर करो, आपको वाकई फील हुआ कि मार्किंग स्कीम्स के साथ जब आप एंड पे पर्चा करके चेकिंग करते हो तो बंदा कितना सीखता है उससे। ठीक है, वो बातें याद आती हैं यार कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, यूं सीखा था, तो वो यार तो बड़ा जबरदस्त रिफ्रेश होता है। और आधे से ज्यादा मसले तो मार्क स्कीम्स को देख के समझ आ जाते हैं, बट उनको जहन में रखो, वो फ्रेजिंग सीखो, फ्रेजिंग के साथ यूज टू करें। देखिए जो थ्रू आउट सेशन हमने ग्रैंड मॉक्स किए थे उसमें यही चीज सिखाई जाती थी कि यार कैसे फ्रेजिंग के साथ आपने यूज टू करना है खुद। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चैप्टर इससे रिकॉल हुआ। बड़ा अच्छा सवाल है इसमें ना, ये पूरा चैप्टर की रिकॉलिंग एक तरह से हो जाती है। अच्छा, ये इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 का मसला बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो 3 का चूंकि ABC तीनों पार्ट्स आपको सॉल्व कराने, तो मैं जरा आपको इसके पूरा क्वेश्चन 3 ही आपके साथ सॉल्व करता हूँ। अब जरा इसको इस नियत से देखो कि चीजें रिवाइज करनी है, अब आखिरी फाइनल टचेस हैं, तो इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा आपको रिकॉल होगा। कहता है एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड टू फॉर्म ऑक्सीजन। अब आपको याद है ये रिएक्शन कहाँ हमने पढ़ा था, जो हाइड्रोजन एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज करने वाला था टू फॉर्म ऑक्सीजन। मैं आपको बता देता हूं, आप सिर्फ ना उधर बैठे बैठे अपने स्टडी टेबल पे मेरे साथ आंसर्स को जरा लाउड रिपीट भी करते जाओ। याद है एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन बनाने का टॉपिक हमने किया था मेटल्स नॉन मेटल्स में, ऑक्सीजन के टॉपिक में जब हमने पढ़ा था, वो हेडिंग के अंडर लैब प्रेपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। याद आया? उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला तो याद है ना सबको। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्वस फॉर्म में हम लेते थे H2O2 एक्वस। इसको आपने डिकम्पोज किया था, तो देखो ना H2O2 एक्वस को डिकम्पोज निशानी है, एरो फॉरन आ जाएगा साथ। और इसमें दो प्रोडक्ट्स बने थे, H2O
लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। याद आया भाई? ये यस नो करते जाना, ये शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो देते जाना। बाकी आप जरा उधर बैठे बैठे, जैसे हम क्लास में नहीं पढ़ाई करते, बार बार समझ कर उसको फिर रिपीट रिवाइज करते हैं तो याद होता है। अब वो कहता है अ 35 cm क्यूब सैंपल ऑफ 0.266 मोल पर डीएम क्यूब H2O2 इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड। जरा बच्चों मुझे एक जवाब दो। आपको मैंने एक मोल्स कराते हुए एक टिप दी थी, बड़ी काम की। दो टिप्स दी थी कि एक तो थी कि याद है किसी सब्सटेंस का मास इन ग्राम्स और उसकी आइडेंटिटी पता हो। जरा जवाब देना मुझे प्लीज टाइप करके। अगर मुझे किसी सब्सटेंस का मास इन ग्राम्स और उसकी पहचान पता हो कि वो कोई एलिमेंट है, मेटल है या कंपाउंड है, तो समझो इस डेटा का मतलब मेरे पास इनडायरेक्टली क्या चीज अवेलेबल है जो सिर्फ ढूंढने की देर है। जरा जवाब देना मुझे कि अगर मेरे पास किसी चीज का मास इन ग्राम्स, यानी देखो अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको जस्ट फॉर रिकॉल, मैं अगर आपसे कहूं जी मेरे पास 15 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो जरा बताना इस बात का क्या मतलब है कि मेरे पास क्या चीज अवेलेबल है। जरा टाइपिंग पे एक्टिव रहिएगा प्लीज, शॉर्ट शॉर्ट आंसर दो बस कि जी क्या इस बात का क्या मतलब है कि किसी सवाल में अगर मुझे मैस इन ग्राम्स और उस कंपाउंड का बताया हुआ हो, तो क्या इनडायरेक्टली हमारे पास इस इंफॉर्मेशन का मतलब यही नहीं है कि मेरे पास मोल्स ऑफ NaCl अवेलेबल है? ना ना ना, मैं ये पूछ रहा था कि अगर मुझे क्वेश्चन में कभी मैस इन ग्राम और एक कंपाउंड का पता हो, तो मैस इन ग्राम और उस कंपाउंड का पता हो, तो समझो मेरे पास इनडायरेक्टली इसके मोल्स अवेलेबल है। क्योंकि देखें ना, ये आ गया मैस इन ग्राम्स, ये वैसे रिकॉल दे रहा हूँ, ये मैस इन ग्राम्स है, और NaCl के जरिए क्या NaCl का MR मैं तलाश नहीं कर सकता? MR निकल नहीं आएगा। तो फिर वो जो फॉर्मूला था मोल्स इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ओवर MR, AR तब यूज करना जब कोई एलिमेंट हो मोनो एटॉमिक, बट कोई डायटोमिक चीज है या कोई कंपाउंड है तो फिर तो आप MR ही लेंगे। तो इसका मतलब था कि देखो अब मोल्स हमारे पास निकल नहीं आएंगे क्योंकि मैस इन ग्राम्स 15 इधर लिख देंगे और इस NaCl का MR ढूंढना तो आता है वो इधर लिख देंगे, तो इनडायरेक्टली हमारे पास समझो मोल्स अवेलेबल नहीं। तो ये मैं वैसे आपको एक बात बता रहा था कि मोल्स ऑफ NaCl समझो अवेलेबल है। इसी तरह मैंने आपको एक और टिप नंबर 2 इस पूरे मोल में दी थी, जरा याद कीजिएगा। इधर देखें, इस बात का क्या मतलब था कि अ सैंपल ऑफ, देखें it says a 35 cm cube sample of 0.266 mole per dm cube H2O2 is completely decomposed। जरा बताना इतने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास H2O2 का क्या अवेलेबल है। जरा भाई पार्टिसिपेंट्स प्लीज आपने एक्टिव रहना, जवाब देते रहो। नहीं नहीं, डेंसिटी नहीं, डेंसिटी नहीं, ये याद रखिए, समझो इसमें भी हमारे पास मोल्स ऑफ H2O2 समझो इस बहाने से अवेलेबल है। देखो अब वो फॉर्मूला याद करो जरा कि आपको ये 0.266 मोल पर डीएम क्यूब ये क्या चीज है, शॉर्ट जवाब देते जाना। ये H2O2 का क्या चीज है 0.266 मोल पर डीएम क्यूब? क्या ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है? 0.266 मोल पर डीएम क्यूब ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। दूसरा, ये 35.0 सीएम क्यूब इसका क्या चीज है? ये इसका वॉल्यूम है समझो। तो 35.0 सीएम क्यूब ये इसका वॉल्यूम है, जिसको याद है किस में चेंज करना वॉज अ मस्ट। इस सीएम क्यूब को आपने डीएम क्यूब में चेंज करना ये मस्ट हरकत थी। तो अब 35 को जब चेंज करोगे डिवाइड बाय 1000 करके तो 0.035 डीएम क्यूब नहीं हो जाएगा? तो ये 0.035 डीएम क्यूब, तो ये वाली वैल्यू आपने फॉर्मूला में यूज करनी। तो गौर करो, ये आपके पास समझो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की पड़ी हुई हो और हमें उसका वॉल्यूम पता हो, तो इनडायरेक्टली मुझे बताओ ना बच्चों कि क्या हमारे पास समझो H2O2 के मोल्स अवेलेबल, समझो हमारे पास H2O2 के मोल्स अवेलेबल नहीं आ जाएंगे?
H2O2 के मोल्स अवेलेबल नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। तो ये दो टिप्स याद रखना। देखो, आज से जब भी मोल का सवाल करो ना, तो याद रखो कि अगर आपको मास इन ग्राम्स और उस कंपाउंड की या एलिमेंट की आइडेंटिटी पता है, तो उस कंपाउंड के जरिए तो उसका एमआर निकाल लेना, और मास इन ग्राम्स दिया हुआ है तो मास इन ग्राम्स ओवर एमआर करके क्या इनडायरेक्टली समझो हमारे पास मोल्स अवेलेबल ही नहीं निकल आएंगे। तो ये जहन में रखना कि यार अगर मोल की जरूरत पड़ी तो मैं ढूंढ लूंगा। इसी तरह जैसे ये स्टेटमेंट है, a 35 cm cube sample of 0.266 मोल per dm cube H2O2 is completely decomposed, तो मैं इस वॉल्यूम और इस कॉन्सेंट्रेशन के जरिए समझो H2O2 के मैं मोल्स मेरे पास निकल सकते हैं। तो चलो देखते हैं फिर ये कैसे स्टेप वन टू करके किया जाए। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। जरा देखो हमसे क्या मांग रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। तो आपने यहां से जरा देखिए, इसमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड हमने निकालना है। तो मैं यूं करता हूं कि मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैं रखता हूं अपनी राइट साइड पे। याद हमने ये फॉर्मूला, ये वर्किंग देखी थी। तो अब जरा एक मिनट देखिएगा इसमें। तो अब हमारे पास ये आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इस तरफ लगा दिया, और कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिव योर गिव आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो हमें सिर्फ उसने बस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म, तो ये जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बन रहा है, सिर्फ ये मांगा है फॉर 3 मार्क्स। तो बताओ इसमें सबसे पहले क्या ढूंढे। देखो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमने निकालना है, बट हमारे पास अवेलेबल क्या है? क्या बच्चों, H2O2 का इस वॉल्यूम और इस कॉन्सेंट्रेशन के जरिए क्या हमारे पास इनडायरेक्टली मोल्स अवेलेबल नहीं है इसके? यस। तो आपने, इसका मतलब है मोल्स ऑफ H2O2 अवेलेबल है, उसको रखेंगे हम इस साइड। तो मोल्स ऑफ H2O2 अवेलेबल हैं, उसको रखेंगे इस साइड। तो इस सवाल में से H2O2 के मोल्स का जिक्र होगा और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का जिक्र होगा, और जवाब एंड पे उसे वॉल्यूम का डीएम क्यूब में चाहिए। लेकिन ये तो मेरे इस सवाल का कौन सा स्टेप होगा पता है? ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप 1 मुझे क्या निकालना चाहिए पहले? स्टेप 1 मुझे इसमें यह करना पड़ेगा कि यूजिंग दिस कॉन्सेंट्रेशन, यूजिंग दिस वॉल्यूम, मुझे पहले इसके H2O2 के जो मोल्स अवेलेबल हैं, क्या पहले वो ना निकाल? ठीक है, बिल्कुल। तो पहले ये निकाल। तो स्टेप नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी आपके पास कितनी? 0.266। वो मोल्स कितने निकल आएंगे वो हमने ढूंढने हैं, और वॉल्यूम आएगा 0.035। तो अब ये क्रॉस ओवर होगा, तो 0.266 इंटू 0.035 इक्वल टू मोल्स। तो मोल्स कितने निकल आएंगे? 0.266 इंटू 0.035 कितना आ गया? ये 0.00931। ये है मोल्स। इतने मोल्स समझो हमारे पास H2O2 के अवेलेबल है। समझ रहे हो ना? तो देखो बच्चों, ये जो इनिशियली उसने 35 cm क्यूब वॉल्यूम को इस कॉन्सेंट्रेशन वाले H2O2 को कंप्लीटली डिकम्पोज किया, तो समझो हमारे पास इसमें इतने मोल्स। अब ये आप मुझे आंसर सही बता रहे हो ना, क्योंकि मैं आप पे काउंट कर रहा हूं। अच्छा, 0.00931। एक कह रहे 00931, एक कुछ और बता रहे हैं जवाब। चलो ठीक हो गया। तो 0.00931 ये तो मोल्स आ गए ना। अच्छा देखो, अब एक मिनट, केमिस्ट्री का भी राउंडिंग रूल सुन लो, वही था जो फिजिक्स का है। मुझे बताएं, इसमें आपके जो मोल्स का आंसर है, केमिस्ट्री में यूं देखना पड़ता है। देखो इसमें जो मोल्स वाली वैल्यू है उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं? ठीक है, उसके हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं ना। तो आप इधर भी मोल्स के फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लेंगे। तो मोल्स मोल्स के एक जैसी वैल्यूज आपने लेनी। ठीक है, तो अब क्या किया जाए फिर इसमें? अब ये करेंगे कि ये मोल्स आ गए आपके पास 0.00931 इतने मोल। तो समझो अब मोल्स ऑफ H2O2 हम अवेलेबल हैं, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ढूंढना है।
तो क्या स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन अब स्टेप 2 की हमें आती होगी? तो एक नंबर हमें वो इस चीज का देगा, मोल्स ढूंढने का। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन में कहा है 2 सिग्निफिकेंट, बट वो तो वॉल्यूम का कहा है। वो तो उसने क्या कहा, गिव योर आंसर टू 2 सिग्निफिकेंट, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का जवाब 2 सिग्निफिकेंट तक कहा है, मोल्स का तो नहीं कहा। ठीक, तो मोल्स में तो वही रखो जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में मोल्स की अमाउंट देखो ना 0.266 है, तो आप इधर भी मोल्स को फिर 0.00931 ही रखो। समझ आई बात? चलो जरा यस करो अगर क्लियर। चलिए, तो अब आपने पहले स्टेप में तो मोल्स ऑफ H2O2 अवेलेबल निकाली, तो अब तो मोल्स ऑफ H2O2 और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपने अब इसका जिक्र करना। तो मुझे ये बताओ कि बैलेंस्ड, आपको बच्चों याद है कि पहला स्टैंडर्ड हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। अब मुझे जरा बैलेंस इक्वेशन को देख के बताइए कि H2O2 के, अब देखो इक्वेशन में से H2O2 के मोल्स का जिक्र करना है और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का जिक्र करना है, तो ये हेडिंग्स इसलिए बड़े काम की चीज है, ये डालना चाहिए। अब बैलेंस इक्वेशन कहती है कि H2O2 के कितने मोल्स। देखो ये बैलेंस इक्वेशन जो कहानी बताती है ना, ये स्टैंडर्ड कहानी है, यानी दिस विल ऑलवेज हैपन कि ये इक्वेशन कह रही है 2 मोल्स ऑफ H2O2 अगर फुली डिकम्पोज करे तो जरा मुझे बताना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम पैदा होगा। H2O2 के तो 2 मोल्स है ना, तो हम इधर स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि अगर 2 मोल्स ऑफ H2O2 होता, जी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर है कि डेसिमल्स में ही रखो इसको। तो एक मिनट देखना आप जरा कि 2 मोल्स ऑफ H2O2 अगर डिकम्पोज होता तो इट वुड हैव गिवन यू कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इट वुड हैव गिवन यू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। लेकिन मुझे बताएं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितने डीएम क्यूब एट आरटीपी स्टैंड करता है? बिल्कुल सही। तो आपने कहा कि देखो 2 मोल्स ऑफ H2O2 अगर पूरी तरह डिकम्पोज करे तो ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी 24 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन ये देता है। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, अगर यहां पर ये लिखा हुआ है 2 मोल्स गिव्स यू, अगर इधर सपोज लिखा होता कोई 3 मोल, अगर 3 मोल्स ऑक्सीजन लिखा होता तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस 24 डीएम क्यूब है, तो 24 इंटू 3, तब इट वुड हैव बीन 72 डीएम क्यूब। 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती इक्वेशन में तो 48 डीएम क्यूब लिखते। ये 3 स्टैंडर्ड्स तो याद है ना, 1 मोल 24 डीएम क्यूब है, 2 मोल 48, 3 मोल 72, ये 3 मल्टीपल्स डायरेक्ट याद करो। ठीक, तो अब समझ आई कि देखो अगर 2 मोल्स H2O2 ब्रेक डाउन करते तो इट वुड हैव गिवन यू कितना, तो 2 मोल देता है 24 डीएम क्यूब। ये तो स्टैंडर्ड कहानी है, ये तो इक्वेशन बता रही है कि जी 2 मोल ऑफ H2O2 पूरी तरह ब्रेक डाउन होकर आपको 24 डीएम क्यूब ऑक्सीजन देता है। तो फिर बताओ हमारे पास अवेलेबल मोल्स कितने पड़े हुए हैं H2O2 का? हमने इस वॉल्यूम और इस कॉन्सेंट्रेशन के मुताबिक मोल्स कितने निकाले? 0.00931। तो हम कहेंगे कि जी फिर इस लिहाज से अगर रियलिटी में हमारे पास इतने मोल H2O2 होता, इतने मोल H2O2 होता, तो वो कितना डीएम क्यूब ऑक्सीजन दे सकता था? दैट वुड हैव गिवन अस x डीएम क्यूब। तो इसको क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 0.00931 इंटू 24। ये पूरे स्टेप्स दिखाने हैं तो x इक्वल टू 0.00931 इंटू 24/2, तो x कितना निकल आएगा? इसका जवाब आता, अब उसने क्या कहा, कहता है जवाब दो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो मैं इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट छापूंगा। 3 सिग्निफिकेंट इसका क्या जवाब आता है? ये आता है गैस 0.111, तो ये 0.111 आ गया ना 3 सिग्निफिकेंट तक, इतने डीएम क्यूब। बट उसने कहा 2 सिग्निफिकेंट लिखो, तो फिर ये इधर कर देंगे 0.11 डीएम क्यूब। तो इधर मैं इसको डैश पे 0.11 और डीएम क्यूब तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। जरा ईमानदारी से बताओ ये बात आपको बिल्कुल सही समझ में आई जो मैं कर रहा था अभी इसको? तो स्टेप 1 करके अब स्टेप 2 फिर आपने ये दिखाना।
जरा यस कीजिए प्लीज इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस। चलो, तो बस इस तरह ना आपने देखो, ये दो बड़ी वैल्यूबल टिप्स हैं कि मोल्स में ना जब भी आपको मास इन ग्राम और उस एलिमेंट या कंपाउंड का बताया हुआ, तो इस इन्फो का मतलब है, इस इंफॉर्मेशन का मतलब है, समझो मेरे पास मोल अवेलेबल है और कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ हो, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो समझो मेरे पास मोल्स इनडायरेक्टली अवेलेबल है। क्लियर हुआ? चलो, ये पार्ट ऐसे करके आपने कहा था जी 3 का बी भी कर दें, चलो वो भी करते हैं। कहता है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, 2 मार्क्स। तो आपको बच्चों इसमें तो बताया था ना कि क्या फ्रेजिंग करनी है हमने। नहीं, इसमें एंडोथर्मिक वाली बात तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये जनरली पूछ रहा है। देखो एक चीज याद रखो, इसमें अव्वल तो देखो कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ठीक है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, इट्स जस्ट सिंगल डायरेक्शन वाला रिएक्शन, ठीक है? तो आपने बस जनरली बता रहा है, वो कह रहा है डिस्क्राइब करो और एक्सप्लेन करो द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। मुझे बताइए, रेट ऑफ दिस रिएक्शन से मुराद, रेट का मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं। तो जनरली वैसे बताओ कि टेम्परेचर कम किया जाए तो रिएक्शन की रफ्तार, रिएक्शन की स्पीड, वन वर्ड बताओ, बढ़ेगी या कम होगी? टेम्परेचर कम कर जाए तो उसने कहा ना डिक्रीजिंग द टेम्परेचर से, बिल्कुल सही है, स्पीड स्लो होगी। एग्जैक्टली exactly. क्यों स्लो होगी, वो इसका वजह पूछ रहा है। कह रहा है डिस्क्राइब करो और एक्सप्लेन करो कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर कम करने का ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों, हमेशा ना सवाल का तर्जुमा किया करें, ट्रांसलेट द क्वेश्चन तसल्ली से, तो बड़ा आसानी से बात समझ आती है कि क्या है। तो आपने ये कहना है, तो पहले तो डिस्क्राइब करना है, उस डिस्क्रिप्शन को फिर एक्सप्लेन भी करना है, लफ्जों को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है इसी को। तो आपने इसमें सबसे पहले ये बोलना है कि पहले तो बताओ ना क्या होगा, पहले तो डिस्क्राइब कीजिए डायरेक्ट कि क्या इफेक्ट है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर का ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिक्रीज करने का रेट पे क्या इफेक्ट है, बढ़ेगा कम होगा? हम पहले लिखेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, ये 1 मार्क। मैं आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, मैं जरा आपको फिलहाल भी बुलेट पॉइंट्स में ही बता रहा हूँ, लेकिन आपने बच्चों एग्जाम में ना जगह नहीं होती तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। अगला पॉइंट इसी फुल स्टॉप से आगे शुरू करना है। आप टेंशन ना लें, ये एग्जामिनर का काम है कि वो आपके सवाल में से पॉइंट्स कैसे ढूंढता है। तो वैसे ना चेक्ड वर्जन में देखें, ऐसे उसने अंडरलाइन करके टिक 1 मार्क, अगले पॉइंट को टिक दूसरा मार्क, किसी लफ्ज का नंबर है टिक नंबर देगा। खैर, तो आपको मैं जरा इधर वैसे जरा अलग अलग लिखवा रहा हूं ताकि फिर से रिकॉल हो जाए। तो पहला पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। देखो अक्सर लोग, हम लोग ना ये सवालों को गौर से नहीं पढ़ते, वो कह रहे हैं डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब करो द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो पहले तो सिंपली बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ये हमने लिख दिया डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? दूसरा बुलेट पॉइंट, अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अब उस बात को एक्सप्लेन करो जो आपने क्लेम किया है, उसको एक्सप्लेन करने को बोल रहा है। तो बताइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे फॉर फर्दर 1 मार्क, 2 मार्क का सवाल है। तो इसमें मैंने आपको क्या कहा था, पूरी बात ऐसे लिखनी है आपने कि टेम्परेचर कम करोगे तो पार्टिकल्स पार्टिकल्स विल मूव या विल बिकम स्लोअर। टेम्परेचर कम करने से पार्टिकल्स विल बिकम स्लोअर, या इसको लिख सकते हैं कि दे विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। ये लफ्ज आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो फुल वर्ड यूज करो। फिजिक्स में इसको के ई लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम लिखेंगे कि दे विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, ये एक ही बात। तो जिससे क्या होगा, ड्यू टू विच, जब टेम्परेचर कम करोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम होती जाएगी, तो क्या होगा फिर, लेस सक्सेसफुल कोलिजन्स, फ्रूटफुल कोलिजन्स या इफेक्टिव कोलिजन्स का लफ्ज हमने इसमें यूज किया था ना, क्या ख्याल? तो ये इफेक्टिव का वर्ड जो कि मार्क्स स्कीम का वर्ड ही है, सक्सेसफुल भी मार्क्स स्कीम का ही लफ्ज है। तो जब टेम्परेचर कम होगा, लेस काइनेटिक एनर्जी होगी, तो लेस
सक्सेसफुल कोलिजन्स, सक्सेसफुल या इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकेंड, ये सेकेंड्स का बताना है क्योंकि स्पीड का जिक्र हो रहा है ना, तो लेस इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकेंड विल टेक प्लेस। तो जब लेस इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकेंड टेक प्लेस करेंगी तो खुद सोचिए कि फिर स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी। क्या ख्याल है, समझ आ रही है? तो लेस सक्सेसफुल या इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकेंड जो है वो अकर हो। तो जरा इसकी मार्क्स स्कीम से जरा आंसर मैच करते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के यार आपको पता हो ये चीजें हम किस तरह करते हैं। अच्छा, पिछला मोलर कैलकुलेशन तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अच्छा, इसके मार्क्स स्कीम स्टेप से अगर आपके स्टेप्स थोड़ा वेरी करें ना, टेंशन ना लो, फाइनल आंसर देखो। अब देखो ना, आपने मोल्स भी निकाले हुए थे, 1 मार्क ये हो गया। फिर आपने वो यूनिटरी, ये जो सेकंड स्टेप दिखा रहा है ये वो यूनिटरी की कैलकुलेशन है, 1 नंबर यूनिटरी का है और 1 फाइनल आंसर का है। तो आप बस आंसर सही निकला है तो समझो फुल मार्क्स वो आपको देगा। बस शो हर चीज करो जो ढूंढ रहे हो। अब देखो, इसने अगले पार्ट बी में 3 के बी में कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बिकॉज पार्टिकल्स मूव स्लोअर या दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, तो 1 मार्क। स्लैश का मतलब है ये बात लिख लो तो भी 1 नंबर मिलेगा, या ये बात लिख लो तो भी 1 नंबर मिलेगा। तो ये स्लैश मींस ऑल्टरनेट आंसर। तो लेस सक्सेसफुल कोलिजन्स, या देखो इसमें हमारा फ्रेज इधर कहीं आ रहा है लेस इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये जवाब आपने कोई एक इनमें से एक फ्रेज, तो मैंने नोट्स में लिखवाई थी वो अब रिसेंट ईयर्स की रिपीटेड फ्रेजिंग है, तो वो आपको जरा क्लियर होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ आप इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है जी। अब जरा आओ इसके अगले पार्ट पे, 3 के सी पे। अब वो कहता है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। जरा अपने अपने क्विक रिस्पॉन्स दीजिए 2 मार्क्स के लिए। अगेन पहले तो डिस्क्राइब करना है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, कह रहा है इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। बच्चों, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 बढ़ाओगे आप, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या बताया था, स्पीड ऑफ रिएक्शन तेज होती है या स्लो होती है? जवाब दो भाई प्लीज, एक्टिव रहिए, जीसीई वाले खास तौर पे। बिल्कुल सही, बाकी लोग भी। चलिए, नहीं पूरा बेशक आंसर लिखने की जरूरत नहीं, आप बस मुझे इंक्रीज डिक्रीज ये थोड़ा सा आगे रहे कि जी आप साथ बैठे हो। तो पहले तो डिस्क्रिप्शन दो कि इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन करने से H2O2 की रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। पहले जस्ट गिव मी अ वन वर्ड। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हम बोलेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, देखो ये वो सिंपली याद है, वो जो सिंपल सिंपल से फैक्टर्स मैं आपको समझा रहा था क्लास में भी, बार बार फिर रिपीट पूछ रहा था ताकि बातें समझ तो आ जाती हैं बट उसको अच्छा होता है उसी टाइम याद भी रखवाया जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, हम ये लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस जो कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये लफ्ज पे गौर करना कि डिक्रीज करवा रहा है कॉन्सेंट्रेशन या बढ़ा रहा है। तो जितना जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी उतना आपका वो बढ़ेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या ख्याल, अब उसी गिवन स्पेस में क्या H2O2 के पार्टिकल्स की आबादी या उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो पार्टिकल समझो करीब करीब हो जाएंगे ना, तो उससे फिर उनकी पर सेकंड ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होंगी और ज्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रेजिंग को जहन में रखो कि कब क्या फ्रेज लिखना जरूरी था। अब एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि जी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है कि पार्टिकल्स आर क्राउडेड। ठीक है, पार्टिकल्स आर क्राउडेड, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स जो होगा वो कम हो जाएगा, ड्यू टू विच मोर effective collisions, due to which more effective collisions per second, due to which more effective collisions per second will take place. More effective collisions per second will take place. तो 2 मार्क्स का डेंस का लफ्ज बेहतर है कि ना यूज करें। केमिस्ट्री में ना डेंस का या पॉपुलेशन डेंस भी ठीक लफ्ज है, बट मार्क्स स्कीम वर्डिंग्स पे जरा खुद को यूज टू करना।
अपने मर्जी के अल्फाज साइंस में थोड़ा, क्योंकि देखें ना एक एक मार्क के सवाल है तो फिर उसमें फिर आपको प्रॉपर वर्ड्स, इसलिए चेकिंग थ्रू द मार्क स्कीम्स करना बड़ा जरूरी है। तो पार्टिकल्स आर क्राउडेड ड्यू टू विच मोर इफेक्टिव कोलिजंस पर सेकंड विल टेक प्लेस, हेंस मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो जरा लेट्स सी ये क्या कहता है। तो ये असल में मुझे भी देखिए मार्क स्कीम्स को सॉल्व कर करके पेपर्स अपने टाइम से टिल डेट बंदे की एक आदत बन जाती है कि अच्छा यार यूं जवाब लिखना होता। तो रेट इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा था पार्टिकल्स आर मोर क्राउडेड, तो मोर कोलिजंस पर सेकंड, तो जाहिर है फिर इफेक्टिव कोलिजंस पर सेकंड ज्यादा होंगे तो आपके स्पीड ऑफ रिएक्शन तेज होगा। अच्छा, इसी का सी पार्ट भी आप कह रहे थे, डी पार्ट में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? पक्की बात है? जरा बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, जीसी वाले? नहीं नहीं, कंसंट्रेशन का मतलब वॉल्यूम नहीं समझ, ये दो अलग चीजें। कंसंट्रेशन का मतलब है उन रिएक्टेंट पार्टिकल्स की पॉपुलेशन। देखो ना, जब आप उसकी आबादी H2O2 के मॉलिक्यूल्स ज्यादा कर दोगे तो वो जाहिर है ज्यादा क्राउडेड हो जाएंगे, तो उनकी टकरें। वो जो मिसाल नहीं दी थी कि देखिए अगर क्लास में आप थोड़े बच्चे बिठाएं तो वो अगर वॉक करेंगे तो उनके कोलिजन्स कम होंगे। अगर उसी हॉल में आप ज्यादा लोग फिट कर दें, सेम हॉल है, ठीक है, और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोग आना शुरू हो जाएं, तो वो जब मूव अराउंड करेंगे तो उनके आपस में कोलिजन्स ज्यादा होंगी। तो ये वो मिसाल जो कंसंट्रेशन की दी थी मैंने। समझ आई बात? अभी देखो साइड पे बेशक ना एक पेन पेज पकड़ के देख लो कि यार क्या बात बिल्कुल भूल रही है, सर ने रिकॉल कराया तो मुझे ये तो बिल्कुल स्किप हुआ हुआ है। मे बी उस दिन आप एब्सेंट थे या कोई ये वजह हो सकती है, तो उसके नोट्स आप जरूर देख लें। ये चैप्टर्स वैसे सारे यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, मैंने बड़े टाइम से रखे हुए हैं। ये रीडॉक्स, स्पीड ऑफ रिएक्शन, एनर्जी चेंजेस, रिवर्सिबल एयर एंड वाटर, मोल्स वगैरह, एक्सपेरिमेंटल, ये जो लास्ट लास्ट वाले जो थे, तो क्लास में भी हमने इनको बहुत डिटेल से किया था, और फॉर रेफरेंस हेल्प मैंने इसके वीडियोस भी लगा दिए थे। तो कुछ चीज अगर देखनी हो तो उससे भी आप देख सकते। क्लियर हुआ? चलिए, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस। क्वेश्चन 4 में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? यार ये तो सवाल बहुत किए थे हमने, याद है। क्वेश्चन 4 में आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 का मुझे कहा गया है कि पार्ट सी और डी करवाया जाए। तो चलो पार्ट सी और डी, लेकिन अब एक सेकंड मैं पहले, चलो ये 5 वाला ना आपको एक रिवर्सिबल वाला केस चूंकि आता ही है हर दफा, बट आर यू श्योर 5 का ए एंड बी आपसे बिल्कुल सही हुआ था अकॉर्डिंग टू मार्क स्कीम वर्डिंग्स? चलो 5 का ए भी आप कह रहे हो करा लो, ठीक है, मैं कराता हूँ जी। 5 पूरा ही देख लो। देखिए 5 में कहता है कि व्हेन अ सैंपल ऑफ जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन अ क्लोज्ड सिस्टम एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फॉर्म्ड। अब ये सवाल है रिवर्सिबल वाला, तो याद रहेगा ना कि जब तक ये रिवर्सिबल का एरो ना दिया जाए आपने वो बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शनों की बातें नहीं करनी। आपने सिंपल जो फॉरवर्ड रिएक्शन की कहानी है वो बतानी है कि बढ़ रही है स्पीड, तेज हो रही है, स्लो हो रही है, व्हाटएवर। अब वो यहाँ पे एक रिवर्सिबल एरो दे रहा है। देखो कहता है जिंक कार्बोनेट का सॉलिड हमने तोड़ा तो ये मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक रिकॉल करो, आपको याद है कि मेटल कार्बोनेट्स को जब भी हमने ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक लास्ट रिएक्शन, सॉरी सेकंड लास्ट पढ़ा था, याद कि मेटल कार्बोनेट को जब आप थर्मल डीकॉम्पोजिशन करते हो हीट दे के, तो ये उसी मेटल का ऑक्साइड बनता है और साथ उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। याद आया? तो मेटल ऑक्साइड तो सॉलिड होगा, ये गैस होगा, और मेटल कार्बोनेट को भी सॉलिड फॉर्म में लेंगे। बट आपको इस रिएक्शन में एक एक्सेप्शन याद है? एक्सेप्शन ये थी, डज एनीबडी रिमेंबर कि क्या एक्सेप्शन थी इसमें? कार्बोनेट्स की डीकॉम्पोजिशन। तो ये वो डीकॉम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स का रिएक्शन था। इसमें था कि ग्रुप वन मेटल कार्बोनेट्स, ग्रुप वन मेटल कार्बोनेट्स कैन नॉट बी decomposed by heat, they cannot be decomposed by heat। तो ग्रुप वन का कोई भी कार्बोनेट है, जैसे लिथियम कार्बोनेट, उसे हीट दोगे तो एरो के आगे लिखना नो रिएक्शन। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबीडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, फ्रांशियम कार्बोनेट, इनमें से किसी को भी हीट से तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसके एरो के आगे तो नो रिएक्शन।
बट बाकी सारे ग्रुप 2 ग्रुप 3 ट्रांजिशन के जो मेटल्स हैं, इनके कार्बोनेट्स को जब हीट देते हैं तो दे ब्रेक ऑफ, प्रोड्यूसिंग उसी मेटल का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिकॉल हुई बात? अभी उसके बारे में सवाल है। तो वो कहता है लेकिन देखो हमें नहीं पता था कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, और ना हमने याद रखना है ऐसी बातें जब तक वो खुद सवाल में ना दे दे, आपने नहीं सोचना। आप सिर्फ रिवर्सिबल के वो केसेस याद रखो डायरेक्ट जो आपको बताए थे, जैसे हेबर प्रोसेस, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का स्टेज 2 वो रिवर्सिबल था। अमोनिया ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl, वो जो व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं वो वाला रिवर्सिबल था। तो इस तरह के ना हमने एस्टेरिफिकेशन रिवर्सिबल था। तो मिसाल उस तरह के आपने काफी सारे वो किए हों। बट अब देखो उसने कहा हमें कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि अगर इस रिएक्शन में गौर करो, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडो है, फॉरवर्ड में एंडो है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये क्या होगा? जवाब देना। अगर फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक उसने कह दिया इसको, देखो उसने कहा द फॉरवर्ड रिएक्शन, चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो फॉरवर्ड का अगर बता दे तो बैकवर्ड में ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ करेगा। ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर, देखिए वो कहता है कि व्हेन अ सैंपल ऑफ जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन क्लोज सिस्टम। अब सवाल ये था, कहता है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। मुझे ये बताएं कि ये जिंक कार्बोनेट का फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगा। एक और चीज बताई थी कि एंडोथर्मिक डायरेक्शन स्पीड अप होती है बाय रेजिंग द टेम्परेचर। याद है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इस रिएक्शन में, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर एंडोथर्मिक वाली साइड स्पीड अप नहीं हो जाएगी, और जीसी वाले जरा हाजिर हो वापस। और जब आप टेम्परेचर लोअर करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो लोअरिंग द टेम्परेचर करने से एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन स्पीड पकड़ लेगी। तो मेरा सवाल ये था, कहता है द टेम्परेचर ऑफ द क्लोज सिस्टम इज डिक्रीज्ड। अब देखो कहता है उस क्लोज सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है एंड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, इस रिएक्शन को वैसे प्रेशर अफेक्ट कर रहा है? प्रेशर अफेक्ट करेगा इसको? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें याद है सारी इन्वॉल्व चीजें गैशियस हालत में नहीं है। प्रेशर अफेक्ट्स ओनली दोज रिएक्शंस, चाहे वो सिंपल रिएक्शंस हो या रिवर्सिबल रिएक्शंस। प्रेशर तब अफेक्ट करता है जब उसमें इन्वॉल्व पार्टिकल्स जो हैं वो गैशियस हों। तो वो खैर कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द क्लोज सिस्टम इज डिक्रीज्ड। मुझे एक बात बताओ बच्चों, टेम्परेचर जब डिक्रीज करोगे तो क्या एक्सो वाली डायरेक्शन स्पीड अप होगी या एंडो वाली डायरेक्शन? जवाब देना जीसी वाले। एक्सो वाली, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर जब डिक्रीज करोगे तो एक्सोथर्मिक जो रुख था वो तेजी पकड़ लेगा, वो साइड स्पीड अप हो जाएगी। तो वो कहता है प्रिडिक्ट हाउ द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इज अफेक्टेड। प्रिडिक्ट कह रहे हैं किसको? हाउ द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बता सकते हो कि कैसे अफेक्ट होगा इसमें? तो पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम आप बोलोगे जी के इक्विलिब्रियम कहां मूव कर जाएगा? यस, इक्विलिब्रियम देखो ना, टेम्परेचर आपने कम किया है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम करने से एक्सो वाली डायरेक्शन स्पीड पकड़ेगी। तो ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम राइट टू व्हाट? टू लेफ्ट। तो इसको वो मार्क्स स्कीम में लिखता है कि जी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, 2 मार्क्स है ना, तो इसमें देखो अब एक हमने प्रिडिक्शन करनी है फिर एक्सप्लेन करना है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड्स, आप मार्क्स स्कीमों में देखो ना तो उसने सिर्फ उसका फाइनल वो बताया हुआ है कि टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड्स लेफ्ट, वो चला जाएगा। और फिर वो कहता है, या आप इसमें कह सकते हो जी इक्विलिब्रियम मूव्स टू द रिएक्टेंट साइड, या इक्विलिब्रियम मूव्स टू द जिंक कार्बोनेट वाली साइड, ये खबर ठीक है। तो अब ये होगा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने क्या लिखना है? एक्सप्लेनेशन में ये लिखो कि देखो आप जब टेम्परेचर लोअर करोगे तो एक्सो वाली डायरेक्शन क्यों स्पीड अप होगी? क्योंकि फिर एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही होगी या एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही होगी? टेम्परेचर लोअर करते जाओगे
तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी फिर ज्यादा। मैंने क्या मिसाल दी थी इसकी, याद है? कि अब देखो जैसे फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग एक एक्सोथर्मिक अमल है कि पानी के पार्टिकल्स हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। तो अगर आप फ्रीजर का सराउंडिंग टेम्परेचर जितना लोअर कर दोगे, उतना ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगी और ये जल्दी आइस फॉर्म नहीं करेगा। तो अब सवाल ये है, नहीं मार्क्स स्कीम्स के मुताबिक कोशिश करें फ्रीजिंग हो, तो अब आपने इसमें लिखना है कि टू रिलीज, तो जितना टेम्परेचर लोअर करते जाओगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट टू रिलीज हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी रिलीज करने की खातिर वो लेफ्ट की तरफ जाएगा और एक्सो की डायरेक्शन फेवर होगी। तो इसका जरा मार्क्स स्कीम आंसर देखते हैं कि वो क्या कहता है हमें। देखिए मार्क्स स्कीम आंसर्स में वो कहता है कि पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मूव्स टू द लेफ्ट, बाकी स्लैश ऑल्टरनेट आंसर्स हैं, टू रिलीज थर्मल एनर्जी। एक मार्क इसका, तो एक मार्क की ऊपर वाली फ्रेज का, एक नीचे का, तो दोनों हमने सपोज ये दे दिए। अब कहता है जरा बी पार्ट में देखो, बी में कहता है कि हमने द प्रेशर ऑफ द क्लोज सिस्टम इज इंक्रीज्ड। प्रेशर को कहता है कि हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। एंड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रिडिक्ट हाउ द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इज अफेक्टेड। अब यार देखो यहां पे ना एक बड़ी अजीब सी बात आप लोगों को ये जीसीई में आ जाती है कि अब जब आप प्रेशर की बात करते हो, तो एक छोटा सा ना अपडेट जरा जहन में रखना। मैंने आपसे क्या कहा था, अव्वल तो अगर हमसे ये पूछे कि जी बताओ इस रिएक्शन में ओवरऑल प्रेशर का कोई इफेक्ट है, तो आप पहला थॉट दो कि जी नहीं है। लेकिन अगर कोई एक भी छोटा पार्टिकल ये बात का जिक्र करे ना, तो तब आपने ये सोचना है। गौर करो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, माना कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, लेकिन CO2 तो गैस है ना। तो अगर एक भी गैस पार्टिकल, ठीक है, एक भी गैस पार्टिकल जो है, अच्छा, तो अब जरा देखो इसमें वो कह रहे हैं कि ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहता है द प्रेशर ऑफ द क्लोज सिस्टम इज इंक्रीज्ड एंड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रिडिक्ट हाउ द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इज अफेक्टेड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखो बात ये है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बात ये है कि इस सवाल में ना देखो, ऑल्दो ये सारे सॉलिड्स हैं, इन पर तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप जब प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो ये जिस कंटेनर में ये सब कुछ पड़ा हुआ है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे या दूर चले जाएंगे? ठीक है, दूर चले जाएंगे, करीब आएंगे। प्रेशर बढ़ाने से करीब आएंगे ना गैस के पार्टिकल्स। तो जब गैस के पार्टिकल्स करीब आएंगे तो उनकी आपस ही में कोलिजन्स बढ़ेंगी, या जिंक ऑक्साइड के साथ कोलिजन्स बढ़ेंगी, और क्या रिएक्शन वापस इधर बैकवर्ड तेज नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल, जरा यस करो सारे। तो ये लेफ्ट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, क्योंकि देखें अब आपने नोटिस किया कि यहां पे मोल्स कितने हैं, एक, और इधर एक मोल जिंक ऑक्साइड का है और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, तो टोटल 2 मोल्स प्रोडक्ट के हैं और 1 मोल रिएक्टेंट का है। तो मैंने क्या बताया था कि प्रेशर बढ़ाने से हमेशा मोर मोल्स टू लेस मोल्स स्टोरी नहीं जाती। जो मार्क्स स्कीम में वही परसेंटेज आप याद रखें, 78 नॉर्मली दी होती है उसमें। तो अब याद रखो कि देखो यहां से जब ये इस तरफ जाएगा, तो इधर प्रोडक्ट साइड पे देर आर 2 मोल्स और इधर 1 मोल है। तो प्रेशर बढ़ाने से याद है, मोर नंबर ऑफ मोल्स से इक्विलिब्रियम लेस मोल्स की तरफ शिफ्ट नहीं करता। तो मोर मोल्स इस वक्त प्रोडक्ट साइड पे है, लेस मोल्स इधर है, तो प्रेशर बढ़ाने से द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हम इसका जवाब देंगे कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स, तो अगर कोई एक भी गैस है तो प्रेशर का इफेक्ट फिर होना चाहिए, ये बात याद रहेगी। अब अगर हाँ सारे सॉलिड लिक्विड होते तो फिर प्रेशर वुड हैव नो इफेक्ट। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, इसमें हम लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एक मार्क इसका। और अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देगी, बिकॉज फ्यूअर मोल्स, आप यूं लिख लो ना कि बिकॉज, इसको बल्कि एक मिनट जरा कंप्लीट फ्रेज लिखता हूं,
because there are more moles on product side and fewer moles on reactant side. तो इस वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है फ्रॉम मोर टू लेस जब प्रेशर बढ़ाया जाए। जी देखिए, एक मिनट, मैं आपको यही बात अपडेट छोटी सी कर रही हूँ। वैसे जीसी में इस तरह की बात आ जाती है कि अगर ये सॉलिड सॉलिड और गैस है, अव्वल तो सारे अगर सॉलिड सॉलिड लिक्विड होते तो फिर तो प्रेशर वुड हैव नो इफेक्ट। लेकिन अगर एक भी गैस है ना, और वो पूछे कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम को क्या हो रहा है, तो फिर आप बोलेंगे कि जी वही वाला इफेक्ट प्रेशर का होगा। फिर कि अब देखो ना, इधर यहाँ पे देयर आर 2 मोल्स, इधर देयर इज 1 मोल, तो इट विल गो फ्रॉम मोर टू लेस। तो आईजी में ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपली पूछता है, जैसे आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। तो बच्चों ये बात आप सबको समझ आई। देखिए अब इसका जवाब भी बैक से जरा मैच करते हैं। लेट्स सी कि इसने क्या कहा हुआ है हमें। तो देखो इसमें वो कहता है पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मूव्स टू लेफ्ट क्योंकि देयर आर फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो गैस के लेस मोल्स है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इस वजह से मोर टू लेस ये इस तरफ चला जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा आइएगा बच्चों इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखो जीसी में जरा मोल्स के पार्ट सारा क्वेश्चन में आते हैं ऐसे। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ जिंक ऑक्साइड दैट कैन बी मेड फ्रॉम 4.23 ग्राम्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो अब मुझे बताओ, क्या वही बात जो मैंने आपको सिखाई थी याद है कि इस इंफॉर्मेशन का जरा बताना, इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? ये बात याद आ रही है? अभी मैंने जो आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी एक गाइडेंस इसकी ऐसे दी थी कि इस इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग होगा। याद है मैंने क्या कहा था कि 4.23 ग्राम, जरा जवाब देना मुझे। 4.23 ग्राम्स ऑफ जिंक कार्बोनेट का इनडायरेक्टली मतलब यह है कि मेरे पास मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट अवेलेबल हैं। ये बात समझ आ रही है कि मेरे पास समझो कार्बोनेट के, जिंक कार्बोनेट के मोल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मास इन ग्राम्स देखो इसका ये है, और जिंक कार्बोनेट के फॉर्मूला के थ्रू क्या मैं उसका एमआर नहीं निकाल लूंगा? तो मास इन ग्राम्स, देखिए मास इन ग्राम्स ओवर एमआर करके क्या इसके मोल्स अवेलेबल निकाल नहीं लेंगे हम? उस जरिए से हमारे पास समझो, अब देखो ये सवाल समझो सॉल्व है। तो क्वेश्चन क्या है? वो कह रहे हैं मास ऑफ जिंक ऑक्साइड ढूंढना है आप। तो मुझे एक बात बताओ, देखो मैं इस रिएक्शन को आपको बताता हूं कि इसमें हमें उसने पूछा क्या। मास ऑफ जिंक ऑक्साइड जो आपसे मांगेगा, आपको मैंने क्या कहा था कि मास ऑफ जिंक ऑक्साइड आपने इधर ऊपर रखना है, ठीक है? मास ऑफ जिंक ऑक्साइड इधर रखो, और ये जो दिया हुआ है आपको, देखो इसके 2 तरीके इस क्वेश्चन के हो सकते हैं। मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड बताता हूं। इस सवाल को करने का ना, स्टोइचियोमेट्री में याद है पहला मेथड क्या हो? तो गौर करो कि कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ जिंक ऑक्साइड। आईजीसीएसई वाले कैन लीव द क्लास इफ दे वांट, उनके लिए अब और कुछ सिखाने वाला काम नहीं है। मैं सिर्फ ये जीसी की क्लास ले रहा हूँ। फॉर रिविजन रुकना है तो रुक सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। तो अब जरा देखिए, वो कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ जिंक ऑक्साइड दैट कैन बी मेड फ्रॉम 4.23 ग्राम्स। अब देखो पहला तरीका तो ये कि आपको ये भी क्या गिवन है? देखो 4.23 ग्राम्स ये जिंक कार्बोनेट का मास ही गिवन नहीं है, तो आप दोनों का कौन सा रिलेशन ले लो। मास ऑफ जिंक कार्बोनेट हमें गिवन है, तो आप चाहो तो आप इस तरह भी इस सवाल को कर सकते हो फुल मार्क्स, कि देखिए मास ऑफ जिंक ऑक्साइड आपने ढूंढना था, उसको राइट पे रखा। दैट कैन बी मेड फ्रॉम 4.23 ग्राम्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो आप जिंक कार्बोनेट 4.23 ग्राम जिंक कार्बोनेट का मास है ना, तो मास ऑफ जिंक कार्बोनेट आप इस तरफ रख लो। तो या तो मास ऑफ जिंक कार्बोनेट और मास ऑफ जिंक ऑक्साइड के जरिए आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें तो भी ठीक है। इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगा। तो अब जरा देखो, इक्वेशन में से जिंक कार्बोनेट के मास का जिक्र करते हैं। जरा बताइएगा बच्चों, इस बैलेंस्ड इक्वेशन में जिंक कार्बोनेट का एमआर कैसे निकालूं? क्या आपको जिंक कार्बोनेट का एमआर निकालना तो सिखाया हुआ है? तो देखो ये यहाँ पे ना हम साइड पे जिंक कार्बोनेट का एमआर निकाल लेते हैं। जरा पीरियोडिक टेबल में देखो जिंक का ए आर कितना है, आई थिंक 65 है ना।
जिंक का AR बताना जरा पीरियोडिक टेबल से, ये तो देख लेते हैं। चलें, जिंक कार्बोनेट का पीरियोडिक टेबल से AR जो है, जिंक इज, वेयर इज जिंक, ये जिंक। तो जिंक का देखो 65 है। आप कहीं ऊपर वाला ना ले लेना भाई, जो बड़ा अमाउंट होता है वो AR होता है। तो जिंक का 65 आपको ये दिया हुआ है। तो देखो इसका AR निकालेंगे, 65 × 1 प्लस AR तो आता है ना, कार्बन का 12 है तो ये 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 है तो ये 16 × 3। तो जरा बताइएगा 65 प्लस 12 प्लस 48 ये कितना बनेगा? मुझे बता सकते हो AR इसका कितना बन रहा है? 125। तो आई थिंक दिस इज 125। अब जरा देखो ये MR निकला इसका 125 ग्राम्स। तो ये 125 ग्राम्स 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट का मास होता है ना। तो अब देखो इसी तरह, और अब हमें जिंक ऑक्साइड का भी मास चाहिए। तो मैं पहले जिंक ऑक्साइड का MR निकाल लेता हूं। तो ये आएगा 65 × 1 प्लस 16 × 1। तो ये बना आपके पास 65 प्लस 16, यानी ये आ जाएगा आपके पास 81। तो ये इसका MR है और ये 1 मोल का मास इतना बनता। ठीक, अब जरा एक मिनट देखो, देखो ये दोनों वर्किंग्स, इसके भी अब MR निकालने की भी मार्क्स होते हैं। अब देखो बैलेंस्ड इक्वेशन में से मुझे बताओ जिंक कार्बोनेट का कितना मास खर्च किया जाए तो कितना मास ऑफ जिंक ऑक्साइड बनता है। पहला लाइनर तो आपने स्टैंडर्ड निकाल, जरा देखो MR ऑफ जिंक ऑक्साइड इज 125, जिंक कार्बोनेट का सॉरी। तो जिंक कार्बोनेट का देखिए MR 125 है। तो ये 125 ग्राम्स क्वेश्चन में अवेलेबल भी एक ही मोल नहीं है। तो 125 ग्राम्स इनटू द नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इक्वेशन के मुताबिक, फिर समझो 125 ग्राम्स मास ही जिंक कार्बोनेट का अवेलेबल है। तो गौर करो, अगर इधर सपोज 2 जिंक कार्बोनेट के मोल्स होते तो आप 1 मोल का 125 ग्राम्स को इनटू 2 करते तो फिर ये 250 ग्राम ना लेते। बट यहां चूंकि 1 मोल ही है तो फिर 125 को इनटू 1 करके ही जो मास आएगा वो उसका टोटल मास होगा। तो गौर करो, अब जिंक ऑक्साइड का मास कितना है आपके पास? देखिए जिंक ऑक्साइड का हमने MR निकाला था अभी 81 ग्राम्स, आई गेस ये 81 ग्राम्स है। तो अब जरा गौर से देखो, ये आपके पास 81 ग्राम्स ये आ रहा था। तो देखो जिंक ऑक्साइड का भी इधर एक ही मोल है। तो MR 81 ग्राम्स इनटू 1 मोल, मास इक्वेशन के लिहाज से 81 ग्राम्स ही नहीं बन रहा। बट अगर इधर होता 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड तो फिर आप उसका MR 81 इनको इनटू 2 करके 142 ग्राम्स या 162 ग्राम सॉरी उसका मास बनता। जरा यस करो, ये बातें समझ आ रही हैं? जैसे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं की थी हमने, ये वही काम। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि देखो बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक 125 ग्राम जिंक कार्बोनेट का 81 ग्राम जिंक ऑक्साइड ही बना रहा है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से स्टैंडर्ड ये निकला कि 125 ग्राम्स ऑफ जिंक कार्बोनेट इज गिविंग यू 81 ग्राम्स ऑफ जिंक ऑक्साइड। अगर ऐसा है तो वो फिर कहता है कि 4.23 ग्राम्स ऑफ जिंक कार्बोनेट होता तो कितना मैक्सिमम मास ऑफ जिंक ऑक्साइड बनता। तो आप उसे बता रहे हो यार कि बैलेंस इक्वेशन कह रही है कि 125 ग्राम्स ऑफ जिंक कार्बोनेट इज गोइंग टू गिव यू 81 ग्राम्स। तो फिर इस लिहाज से 4.23 ग्राम्स ये कितना जिंक ऑक्साइड बनाता, ये एक्स ग्राम्स नहीं आ जाएगा। तो दिस वुड बी 125x इक्वल टू 4.23 इंटू 81। तो x वुड बी कितना आएगा? 4.23 इंटू 81 अपॉन 125। तो ये कितना बनता है फिर? देखिए इसका जवाब आएगा, अब मैथ्स का जवाब इधर देखो, इसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दिया हुआ है। तो हम भी मैथ्स का आंसर फिर इसको 4 सिग्निफिकेंट तक कॉपी करेंगे। 2.741 ग्राम्स आ रहे हैं और उसको राउंड ऑफ करेंगे 2.74 ग्राम्स तक। ये बात समझ आई सब? तो ये मास ऑफ जिंक ऑक्साइड आ जाएगा 2.74 और ग्राम का यूनिट लगा हुआ। जरा
ईमानदारी से मुझे बताओ, जीसी वाले और आईजी वाले भी अगर सुन रहे हैं तो समझ तो उनको भी आ रही होगी, तो ये एक ही बात है, तो बताइए क्लियर हुआ ये कैलकुलेशन? चलो, अब इसी क्वेश्चन को करने का ना सेकंड मेथड भी देखें। देखो बच्चों, इसी को करने का एक सेकंड तरीका भी क्या होना चाहिए, मैं यहीं पे इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये एमआर, चलो अब तो आपको पता है कैसे निकाले हमने एमआर, इसका आपको पता है कैसे निकलेगा। मैं आपको इसी के सामने ना इस सवाल का एक सेकंड अप्रोच, सेकंड मेथड भी एक्सप्लेन करता हूं कि आपको अगर वो भी समझ आता है तो वो भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड में देखिए ये करना है कि आपने मास ऑफ जिंक ऑक्साइड ढूंढना है, तो आप उसको इस साइड पे प्लेस करो, जो चीज चाहिए उसकी हेडिंग क्वांटिटी समेत, कि मास चाहिए, मोल चाहिए, जो भी उस तरह लिख। दैट कैन बी मेड फ्रॉम 4.23 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट। मुझे ये बताइए 4.23 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट के जरिए क्या मैं पहले मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट निकाल सकता हूं? तो देखो, मैं साइड पे जाकर ना पहले मोल्स जिंक कार्बोनेट के ढूंढ लेता हूं। मास इन ग्राम्स उसका कितना दिया हुआ है, मेरे पास 4.23 ग्राम्स है, और उसका एमआर कितना था जिंक कार्बोनेट का? एमआर निकाला हमने वन, कितना निकाला था जी अभी? 125। ठीक है, तो फिर मोल्स इक्वल मास इन ग्राम्स ओवर, दूसरा तरीका ये कि आप पहले मोल्स इक्वल मास इन ग्राम ओवर एमआर कर ले, 4.23 ओवर 125। जरा बताना ये कितने मोल्स बच्चों निकलते हैं, ये मोल्स कितने निकलेंगे? कैलकुलेटर पे जरा जवाब देना बच्चों, मेरे पास है नहीं कैलकुलेटर इस वक्त। क्विकली प्लीज, इसका कैलकुलेटर पे आंसर दो जरा। 033, यार है 0.03384। तो ये चार सिग्निफिकेंट का आंसर ले लिया हमने, जिंक कार्बोनेट के ये मोल्स आ गए। समझो ये वो मोल्स अवेलेबल हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड तरीका बता रहा हूं। तो देखो, आपके पास मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट समझो अवेलेबल आ गए, तो मैं सेकंड तरीके में मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट के साथ मास ऑफ जिंक ऑक्साइड का रिलेशन ना ले लूं, क्यों जी? तो ये इस सवाल को करने का दूसरी अप्रोच है। तो पहली तो यही थी कि आप दोनों तरफ मास मास रिलेशन लेके डायरेक्ट काम खत्म करो। दूसरा तरीका यह है कि मास ऑफ जिंक ऑक्साइड चाहिए, उसको इधर रखो, और 4.23 ग्राम जिंक कार्बोनेट के जरिए पहले वर्क आउट द नंबर ऑफ मोल्स यू हैव। तो अब देखो, इक्वेशन में से स्टैंडर्ड बनाओ, जिंक कार्बोनेट के मोल्स का डिस्कस करो और जिंक ऑक्साइड के मास का। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन में से जिंक कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं? देखो, जिंक कार्बोनेट का बैलेंस्ड इक्वेशन में 1 मोल है। तो इफ 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट फुली रिएक्ट्स, देखो मैं यहां लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट अगर फुली रिएक्ट करे तो बताइए ये कितना मास ऑफ जिंक ऑक्साइड बना सक रहा है? बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक इसका एमआर निकाला था ना 81 ग्राम, तो वो 81 इंटू मोल्स भी एक ही है, तो 81 इंटू 1, ये बनेगा 1 मोल प्रोड्यूसेस 81 ग्राम्स ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो बैलेंस इक्वेशन टेल्स यू कि 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट गिव्स यू 81 ग्राम्स ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो फिर इस लिहाज से जरा बताइए कि 0.00 हम कहेंगे 0.03384 मोल्स फिर आपको कितना जिंक ऑक्साइड देगा? एक्स ग्राम्स, तो क्रॉस करेंगे तो दिस विल बी 81 इंटू 0.03384, कितना आता है जरा बताइएगा, कितने ग्राम्स? तो ये एग्जैक्ट वही जवाब बनना चाहिए, 2.741, जो कि राउंड ऑफ होके अब 2.74 ग्राम्स होगा। बिकॉज इसने भी जो मास की वैल्यू देखो यहां दी हुई है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैंने उसको 4 सिग्निफिकेंट तक लिख के 3 राउंड कर दी। जरा मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आपको ये बात बिल्कुल सही समझ में आई? जीसीई वाले स्पेशली आपसे भी पूछ रहा हूँ, आईजी वाले भी तो सुन ही रहे हैं, उनको भी समझ तो आ ही रही होगी। बट ये बेसिकली जीसीई का पेपर था, ठीक है? जरा आंसर कीजिएगा सारे प्लीज। चलो, तो मोलर कैलकुलेशन है, बस हेडिंग्स लगा लो, तो बस स्टैंडर्ड इक्वेशन से स्टैंडर्ड बनाना है, और बाकी आगे की कार्रवाई वही वाली। अच्छा, अब जरा बताइए 5 के डी पार्ट में भी आप कह रहे थे कि किसी ने प्रॉब्लम बताया था 5 के डी पार्ट में।
तो ये बात आप लोग जरा इसको देख लीजिए, आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो चलिए यस हो गया, तो आगे चलते हैं। अब जरा देखो 5 के डी पार्ट में क्या कह रहे हैं। देखिए 5 के डी पार्ट में इट सेज के जिंक ऑक्साइड, अब देखो कहता है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता ना क्यों, बट कहता है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सप्लेन व्हाई। देखो अब उसने एक ही सेंटेंस में आपसे 4 चीजों के बारे में पूछ लिया, तो जरा बताना मुझे सबसे पहले कि जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दिस इज ZnO। आपको वो कह रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड हमें पता है कि जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक। जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। देखो जरा याद कीजिएगा, आपको मैंने 2 वर्ड्स बताए थे, एक MBA बताया था और एक NaN बताया था। नाउ इसमें M स्टैंड्स फॉर ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स। वी स्टडीड कि ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर आइदर B फॉर बेसिक इन नेचर और A फॉर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनका हाफ बॉडी, ठीक है, जिनका हाफ बॉडी इज एसिडिक, हाफ बॉडी इज बेसिक। तो ये वाली एग्जांपल थी ऑल जीब्रास। वो सेंटेंस याद है ना कि इसमें था ऑल इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जीब्रास इज जिंक ऑक्साइड, प्ले इज लेड ऑक्साइड एंड स्नूकर इज टिन ऑक्साइड। ये 4 मेटालिक ऑक्साइड्स, हम इन्हें एम्फोटेरिक कहते थे। कि ये एम्फोटेरिक का याद हमने नोट पढ़ा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को चाहे आप, अब इसने इस वक्त जिंक ऑक्साइड का जिक्र किया है तो मैं ये कर लूंगा, तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इसका मतलब है इसका हाफ बॉडी एसिड है, हाफ बॉडी बेस है। तो ये एसिड्स बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके, याद है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, सॉल्ट वाटर ही बनता है। बट इन 4 मेटल ऑक्साइड्स के अलावा बाकी सारे जो रिमेनिंग मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर ऑल बेसिक इन नेचर। रिकॉल्स दे रहा हूं जरा, वैसे रिवाइज करने के लिए सुन लें। अब N जो है ये कौन है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स या तो क्या होंगे, या तो A फॉर एसिडिक होंगे या N फॉर न्यूट्रल होंगे। तो एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं। अब मेरा सवाल ये था कि अगर ये न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल कौन कौन से थे, 2, एक कार्बन मोनो था और एक H2O था। ये 2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, बाकी सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिमेनिंग रेस्ट ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर। अब ये बातें जरा आपको देखो, MbNaN का वर्ड था, तो कहता है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एक्वस NaOH। तो गौर करो ना कि जिंक ऑक्साइड, अब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। और फिर कहता है कि एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कहता है दोनों से रिएक्ट करता है। तो गौर करो कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो जाहिर है अगर ये एम्फोटेरिक है तो ये बेसिस से भी रिएक्ट करेगा और एसिड से भी रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही परफॉर्म करेगा और सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। लेकिन कहता है बट कार्बन डाइऑक्साइड ओनली रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना, कहता है वो सिर्फ ओनली रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH। तो ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स के लिए। तो हम उसमें ना ये सारी बातें इसको जरा समझाएंगे कि जी जिंक ऑक्साइड इसलिए NaOH और एसिड दोनों से कर लेता है बिकॉज वो एम्फोटेरिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि खुद एसिडिक है। देखो कार्बन मोनो ऑक्साइड न्यूट्रल है। अब ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना, सी का, कार्बन इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट ग्रुप 4 का। तो ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो इस लफ्ज पे आ जाओ। अब नॉन मेटालिक है लेकिन न्यूट्रल नहीं है, तो फिर जाहिर ये अदर वालों में आता है जो कि एसिडिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी और नॉन मेटालिक, अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोनो एंड H2O, दे ऑल आर एसिडिक। तो ये चूंकि एसिडिक है तो फिर ये जाहिर है सिर्फ NaOH यानी एल्कली से रिएक्ट नहीं करेगा। अब देखो NaOH एक एल्कली है या बेस है और HCl एक एसिड है। तो एम्फोटेरिक चीज तो एल्कली से भी करती है और एसिड से भी करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि एसिडिक है तो एसिडिक चीज तो फिर सिर्फ और सिर्फ एल्कली या बेस से रिएक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है
तो पहले तो बताएंगे हम कि जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक. जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, so it reacts with both. So it reacts with both acids and alkalis. It reacts with both acids and bases या slash alkalis. जबकि whereas carbon dioxide is acidic, so it will only react with a base या alkali. ठीक है. तो अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जब आपने इस तरह से देखा तो 5 के डी पार्ट के बाद कोई और प्रॉब्लम तो नहीं? जरा एक मिनट देखिएगा. ये तो चलो पिछले मोलर कैलकुलेशनों में देखो आपने वही जो वर्किंग की है, सारी आंसर एंड पे ही आ रहा है हमारा. अब इस सवाल का जवाब था कि जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक. तो फिर जाहिर है कि ये इस तरह से आएगा. ठीक है. चलो अब इसके बाद आपने कहा जी क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी. 7 का बी जी मैं आ रहा हूं उस पे. अच्छा ये एक मिनट. अच्छा ई पार्ट तो कर लिया इसका आपने, सिंपल इक्वेशन तो चलो हम कर लेंगे. अब जरा देखो इसकी क्वेश्चन नंबर, आप कह रहे थे 7 का बी पार्ट. चलिए 7 पे जरा आता हूं मैं. देखिए 7 क्वेश्चन में कहता है कि ऑक्सीजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर. ऑक्सीजन कहता है एक गैस है. सल्फर इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अब ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, ये बातें हमें भी पता है. कहता है अ सैंपल ऑफ oxygen has a volume of 540 cm cube at room temperature and pressure. The temperature of the sample is increased, pressure is unchanged. Describe. ये तो वही रेट ऑफ रिएक्शन वाली बात फिर उसने पूछ ली. जरा देखो इसका आप 7th का बी पार्ट कह रहे हो खाली. कहता है सल्फर इज अ गैस अबव 445 डिग्री सेल्सियस. सल्फर कहता है बच्चों जब सल्फर को ना 445 डिग्री पे उसका बॉडी टेम्परेचर ले जाओगे तो कहता है सल्फर गैस बन जाती है. डिस्क्राइब द चेंजेस इन पार्टिकल सेपरेशन, अरेंजमेंट एंड मोशन. अब सारा खुद बता रहा है. डिस्क्राइब द चेंजेस इन पार्टिकल सेपरेशन, अरेंजमेंट एंड मोशन when a sample of sulfur gas is cooled down to room temperature. तो किस टेम्परेचर से कूल डाउन करवा रहा है? देखो अब जरा किस टेम्परेचर से कूल डाउन करवा रहा है? 445 पे. देखो 3 नंबर दे रहा है इस बात के. एक बात बताओ, क्या सल्फर वॉलेटाइल चीज है या सॉरी वॉलेटाइल कह रहा हूं, क्या सल्फर जो है कि डायरेक्ट सबलाइम करता है यार या क्या करेगा? पहले तो देखिए अब इसका जवाब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसमें ना सबसे पहले तो पार्टिकल सेपरेशन क्या करनी. मुझे ये बताएं कि जब इस सल्फर गैस है ना, कहता है 445 के टेम्परेचर पे, 445 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस है. अब इसे कहता है हम ठंडा कर रहे हैं, वी आर कूलिंग इट डाउन टू रूम टेम्परेचर. तो इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है आप. तो मुझे बताओ रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए ये सल्फर गैस से पहले तो सल्फर क्या होगा? लिक्विफाई नहीं होगा. और फिर सल्फर लिक्विफाई होके अल्टीमेटली जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तो रूम टेम्परेचर पर तो वो क्या है? रूम टेम्परेचर पर तो वो सॉलिड नहीं है. तो 445 डिग्री सेल्सियस पे तो सल्फर इज बिहेविंग लाइक अ गैस. और रूम टेम्परेचर पे इट विल बी, रूम टेम्परेचर कहते हैं 20 डिग्री को मिसाल या 25, तो वो सॉलिड हो जाएगा. तो अब उसने आपको पूछा है कि सेपरेशन बताओ. डिस्क्राइब द चेंजेस इन पार्टिकल सेपरेशन. तो जब वो गैस से सॉलिड में आ जाएगा बन के तो क्या चेंज पार्टिकल सेपरेशन में चेंज क्या आएगी? अब ये वही सवाल जो केमिस्ट्री में नहीं हम पूछते थे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, वो आपको ये पूछ रहा है. तो जरा बताओ पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टुगेदर या दूर दूर चले जाएंगे? गैस हालत में दूर दूर थे, जब आप उसे कूल डाउन करके सॉलिडिफाई कर रहे हो रूम टेम्परेचर पर तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे. तो हम इसे कहते हैं द पार्टिकल्स विल मूव क्लोजर टुगेदर. पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर. तो क्लोजर कंपैरेटिव बात कर रहे हैं ना, तो क्लोजर टुगेदर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आते जाएंगे. दूसरा अरेंजमेंट क्या होती है? गैस की अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी?
जब ये गैसियस हालत थी तो इसकी तो रैंडम ऑर्डर है, लेकिन जब ये सॉलिड बना, वो कह रहा है चेंजेस बताओ पार्टिकल सेपरेशन में, चेंजेस बताओ अरेंजमेंट में। तो जब ये सॉलिड, ये अब देखो ये सवाल पढ़ना होता है कि रैंडम अरेंजमेंट क्या थी, कि ये रैंडम ऑर्डर से एक ऑर्गेनाइज्ड उसमें आ गया। तो हम लिखेंगे कि रैंडम टू एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, रैंडम टू ऑर्डर्ड या रेगुलर अरेंजमेंट की तरफ ये आ जाएंगे, रैंडम टू ऑर्डर्ड। तो गैस से जब वो सॉलिड बनेगा तो रैंडम से ऑर्डर में आ जाएगा। अब सी में कहता है मोशन कैसा होगा। अब चेंजेस बतानी है, चेंजेस इन मोशन ऑल्सो। तो मोशन में चेंजेस क्या होगा, गैस पार्टिकल्स में तो रैंडम मोशन है ना, तो हम लिखेंगे कि जी मोशन में क्या तब्दीली आएगी, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन टू वाइब्रेटरी मोशन, ये चेंज नहीं आ जाएगा, क्या ख्याल, रैंडम टू वाइब्रेटरी मोशन। तो अब जरा देखो इसके, उसने जो सवाल जवाब पूछे मैं, अब वो कह रहे हैं, देखो इधर किधर गया, सेवंथ का बी पार्ट। तो देखिए पार्टिकल सेपरेशन, मूव क्लोजर टुगेदर, अरेंजमेंट रैंडम टू एन ऑर्डर्ड, और मोशन है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू वाइब्रेटिंग। तो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर का मतलब रैंडम टू वाइब्रेटरी ही है। तो ये तो बात बिल्कुल वही एग्जैक्ट कर रहा है, तो इसको हम बिल्कुल सही मानेंगे। ठीक है जी, सेवंथ का बी भी हो गया। अब जरा बताओ क्वेश्चन नंबर आप कौन सा कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। चलिए नाइन्थ का पूरा सवाल करवाओ। चलो नाइन्थ पूरा क्वेश्चन ही देख लेते हैं। देखिए वो कहता है कि पॉलीमर्स आर मेड बाय आइदर एन एडिशन रिएक्शन और अ कंडेंसेशन रिएक्शन। फिगर 9.1 shows the equation for the reaction used to prepare a polymer. पॉलीमर बना रहा है, कहता है द मोनोमर इज बोथ एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात बताओ, जब आपके मोनोमर्स जो हैं एक अल्कोहल हो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो मुझे बताइएगा कि फिर ये तो क्या चीज बनेगी, एक एस्टर यानी पॉली एस्टर नहीं बनेगा। जब भी मोनोमर्स में एक जो है वो अल्कोहल हो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो वो हमेशा वो बनाता है। आपने पढ़ा था ना, एक रिकॉल देखो इसका, एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पीछे पूछा भी होगा उसने पीछे, कि अल्कोहल जब रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक को हम एल्कनॉइक कहते थे ना, इनके ऑल्टरनेट नाम आपको याद है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन था, याद है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता था और 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कॉल्ड एस्टर बनता था अलोंग विद द रिलीज ऑफ वाटर। एस्टर के नाम के एंड पे याद है हम हमेशा एनोएट लगाते थे, वो सारी बातें याद है ना, कि नाम कैसे रखना है कैसे नहीं, बिल्कुल सही। अब जरा देखो, जरा देखिएगा इसमें वो कहता है, सी इट सेज पॉलीमर्स आर मेड बाय आइदर एन एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन। मोनोमर अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक है। अच्छा इधर देखिए, ये जो बॉक्स इसने बनाया, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तरफ ये अल्कोहल है, और इस मोनोमर को उसने ऐसे इसी शक्ल को होल ब्रैकेट एन कर दिया। अब वो कहता है नेम द टाइप ऑफ लिंकेज दैट बॉन्ड्स इन द रिपीट यूनिट्स टू वन अनदर इन दिस पॉलीमर। अब मुझे बताओ कि अगर ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ रहा है तो ये एस्टर बनेगा ना, तो फिर टाइप ऑफ लिंकेज इसमें कौन सी लिंकेज होनी चाहिए, टाइप ऑफ लिंकेज एस्टर्स में फिर हमेशा एस्टर लिंकेज नहीं होती, क्या ख्याल, बिल्कुल सही है, एस्टर लिंकेज। अब बी पार्ट में कहता है कि एक्सप्लेन हाउ द इक्वेशन शोज दैट द पॉलीमर इज मेड बाय अ कंडेंसेशन रिएक्शन। मैंने आपको क्या बताया था, कंडेंसेशन रिएक्शन का डेफिनेशन याद है, कि एक तो उसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं, लेकिन असल पहचान ये है कि उसमें एक स्मॉल मॉलिक्यूल, डेफिनेशन याद आ रही है, a small molecule such as H2O or HCl is released।
तो इसको कैसे हमने पहचाना? तो देखो वो कहता है एक्सप्लेन हाउ द इक्वेशन शोज। इक्वेशन कहता है कैसे बता रहा है कि द पॉलीमर इज मेड बाय अ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको बताना है कि यार वो इस तरह के पॉलीमर के साथ साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल भी बनता हुआ नजर आए, तो फिर इसका मतलब है ये कौन सी टाइप की पॉलीमराइजेशन चल रही है? ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन चल रही है। तो इसने कहा ना हाउ डज द इक्वेशन टेल यू कि पॉलीमर जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन से बना है। तो लिखोगे इसमें कि जी पॉलीमर जो है, द पॉलीमर इज मेड, वो तो ठीक है, इज मेड टुगेदर along along with is made together with a water molecule, is made together with a water molecule। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये पॉलीमर इसमें क्रिएट हुआ है। तो अब ये जो बी पार्ट की वर्डिंग्स थी, जरा चलो ए बी दोनों देख लेते हैं इसका। तो देखिए एक तो ये एस्टर लिंकेज पॉलीमर मेड विद अ वाटर मॉलिक्यूल, ये असल लफ्ज है कि पॉलीमर के साथ साथ एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहे। ठीक है जी, तो ये इसका वजह थी। अच्छा अब इसके बी पार्ट पे आओ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन आप सबको याद है। हमने क्या कहा, कहता है पॉलीमर है, इट कंटेन्स 10.8% कार्बन, 17.1% फ्लोरीन एंड 72.1% ब्रोमीन बाय मास। तो देखो एक इसमें कार्बन है, एक इसमें फ्लोरीन है और एक इसमें ब्रोमीन है। हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर की वर्किंग याद। तो इसमें देखो ना कार्बन 10.8% था, फ्लोरीन 17.1% है, ब्रोमीन 72.1%। तो आपने पहले स्टेप में बच्चों क्या करना था, हमेशा डिवाइड बाय व्हाट, ऑलवेज डिवाइड बाय देयर एआरस। तो कार्बन का एआर तो 12 है, फ्लोरीन का 19 है और ब्रोमीन का कितना है? पीरियोडिक टेबल से देखोगे तो इट इज 80। हमेशा याद रखो आपने डिवाइड बाय ए आर, हर एक का ए आर से डिवाइड करना। तो जरा चलो मैं इसकी आपको जब वैल्यूज पूछूं तो मुझे बता सकते हो ये 10.8/12 कितना आएगा? जरा बताते जाओ बच्चों। ये 0.9 मोल्स आ रहा है। असल में देखो ये आप क्या निकाल रहे हो, ये मास इन ग्राम्स, परसेंटेज भी तो मास ही है। तो मास इन ग्राम्स ओवर ए आर, आपके पास 0.9 मोल ये आ गया। फिर 17.1/19, इसका जवाब क्या बनता है? ये आएगा 0.90 ही बन रहा है, ये भी इतने मोल्स ही हैं। फिर 72.1/80 क्या आ रहा है? 72.1/80 आ रहा है, ये भी 0.90 मोल्स ही आ रहा है। सबका यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगले स्टेप में क्या करते थे कि सारों को डिवाइड करते थे बाय हाउ मच? बाय द लीस्ट अमाउंट। तो 0.9 से डिवाइड कर दो तो ये 1:1:1 ही नहीं आ गया? क्या ख्याल? इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में कार्बन भी एक एटम ही होगा सिंपलेस्ट फॉर्मूला में, फ्लोरीन भी एक ही है और ब्रोमीन भी एक ही है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर इसका हम निकाल लेंगे कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी सी एफ एंड बी आर। सी एफ बी आर, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका सी एफ बी आर आ जाएगा। तो देखो इतना एक आसान सी बातें हैं, मोल्स में इतना कोई अब कैलकुलेशन आपको तंग नहीं करेगी। जो हमने सीखा हुआ है वही कार्रवाई हमें इसमें आनी चाहिए। क्लियर हुआ सबको ये? तो ये आपके पास इसमें ये जवाब बन गया। तो दिस इज, सी ये सारी इसने वर्किंग दिखाई हुई है इसमें, ऐसे मैसेज लिख के फिर डिवाइड बाय इनके ए आर से करके जो जवाब है फिर उसका लिख के फिर इसका सी एफ बी आर ही आ जाएगा। अच्छा 3 मार्क्स किसके हैं? देखिए 3 मार्क्स इसमें इस बात के हैं कि एक नंबर डिवाइड बाय ए आर करने का, एक मार्क इसमें डिवाइड बाय द लीस्ट नंबर करने का, और एक मार्क एंड पे फिर आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। जी जी उधर भेज दीजिएगा, मैं कर देता हूँ। अभी रुक जाओ, बस क्लास में प्रॉब्लम हो जाए फिर देता हूँ। अच्छा अब आ जाओ जरा सी पार्ट की तरफ। देखो सी पार्ट में कहता है कि सम प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है,
अब बच्चों देखो, कहता है कि some plastics are made from polymers that are hydrocarbons. They are There are many environmental challenges caused by plastics. ठीक है, कहता है बहुत से environmental challenges हैं जो प्लास्टिक से कॉज होते हैं। ये मैंने आपको याद है एंड पे एक नोट लिखवाया था, पीडीएफ में भी शायद आपको मैंने भेजी थी ऑर्गेनिक की, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो वो कहता है कि जी बताओ, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक्स इन द ओशन। याद हमने कहा था कि प्लास्टिक्स के जो पॉलीमर्स है ना, वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते आप, जलाएंगे तो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होकर एनवायरनमेंट में जाएंगी। किसी जमीन पे फेंकोगे तो जमीन भरती जाएगी, लैंड फिल साइट्स बनती जाएंगी। समंदर में फेंकोगे तो मरीन लाइफ अफेक्ट होगी, बिकॉज पानी इनको डिजोल्व कर नहीं सकता, और वो डीकम्पोज या वो हमने क्या लफ्ज पढ़ा था, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता प्लास्टिक। ठीक है, तो जी बस थोड़ी देर रुक जाओ, जरा ये कंप्लीट हो जाए तो इस पर बात करते हैं। मैं 1 मिनट करता हूँ, जस्ट 5-10 मिनट्स और रुकना। तो वो कहते हैं कि there are many, explain why there is an accumulation of plastics in the ocean, use ideas about properties of plastics। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक 1 मार्क के लिए इसमें आपने यही लिखनी है ना कि जी जो प्लास्टिक्स हैं, पॉलीमर्स या प्लास्टिक्स, दे आर अनरिएक्टिव। तो प्लास्टिक्स आर अनरिएक्टिव, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए वो डिग्रेड नहीं होते। तो दे आर अनरिएक्टिव एंड कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इसलिए वो डिस्पोज ऑफ नहीं किए जा सकते। दे कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो उन्हें पानी में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एक मसला रहता है उधर ही उधर। फिर कहता है एक्सप्लेन व्हाई डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स कॉज एनवायरमेंटल चैलेंज। व्हाई डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक कॉजेज एन एनवायरमेंटल चैलेंज। तो इसलिए कि जब आप प्लास्टिक्स को जलाएंगे तो आपको टॉक्सिक गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी, जो पोल्यूटेंट ऑफ एयर है। बर्निंग टॉक्सिक गैसेस बनाती है, पॉइजनस गैसेस बनाती है, ये पॉइजनस गैस भी है। या कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। लैंडफिल्स की साइट्स बनती जाएंगी। तो 2 मार्क्स हैं, तो आपने इसमें से कोई सी 2 बातें जितनी बताई थी उसमें वो कर देनी है। मैं चलो यूं करता हूं कि बर्निंग प्लास्टिक्स, आप यूं लिख दो कि जी बर्निंग प्लास्टिक्स causes production of toxic gases, such as carbon monoxide, ठीक है जी, which pollutes the air। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरा, लैंडफिल साइट्स, अगर आप वैसे फेंकोगे तो लैंडफिल साइट्स विल बी सीन, उनको भी फिर आपकी जमीन अक्यूमुलेट हो रही है उससे। ठीक है, नहीं इसमें बस सिंपली ये वाला जो मैंने फ्रेज बताया ना, ये बेहतर लफ्ज है, मार्क्स स्कीम से फिर अपडेट भी कर लो। बात ठीक है, आप भी जो कर रहे हो सही है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि जी ये अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो तो कार्बन मोनो बनेगी, कंप्लीट हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती। तो कोई से ये मार्क्स में तो काफी सारे पॉइंट्स दिए होंगे, मैंने आपको नोट्स में डायरेक्टली ये लिखवाए थे कि क्या क्या नुकसानात ये कॉज करते हैं। तो इस तरह से आपने इसको ये कर लिया था। ठीक है।